बहुत कम लोगों को पता है कि वाजपेयी को कैंसर था मिड 80s में। वाजपेयी को कैंसर था। अच्छा। तो किडनी की प्रॉब्लम बोलते थे। जब शास्त्री की डेथ हुई तो इंदिरा गांधी को लगा अब वो फॉरेन मिनिस्टर बन सकती हैं, और गुजराल और रमेश थापर एक दूसरे को देखते रह गए, ये क्या बोल रही हैं ये प्रधानमंत्री का सोच ही नहीं रही। आज की स्थिति में वो प्रधानमंत्री बन सकती हैं। मेरा बाप संत था, मैं नहीं हूँ, ये चंद्रभान गुप्ता को जाके बताओ। 2014 के शुरू में मैं किसी बीजेपी के सीनियर नेता से मिली थी। उन्होंने मुझे कहा था मोदी के बारे में, आप लोग सोचते हो कि दीनदयाल उपाध्याय की पॉलिटिक्स और बीजेपी लीडर्स की पॉलिटिक्स को वो स्टडी करते हैं। उन्होंने इंदिरा गांधी को बहुत खूबी से स्टडी किया हुआ है। पुस्तक में लिखा है कि 55-56 के आसपास जेपी को कहीं ना कहीं नेहरू जो है वो एक अपने उत्तराधिकारी की तरह देख रहे थे कि शायद वो प्राइम मिनिस्टर उनके बाद वो बन जाए। जेपी को नेहरू ने ऑफर किया था सेकंड पोजीशन, डेप्यूटी का रोल। जो मैकियावेलियन माइंड था संजय गांधी का, उसका मैच हमारी साइड पूरे जनता परिवार में था ही नहीं। 1980 में संजय बनना चाहते थे चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। इंदिरा जी मानती थी 353 की जो टैली थी लोकसभा की 1980 की, उसमें आरएसएस का हाथ था। वाजपेयी अपने आप को सेक्युलराइज कर रहे थे, इंदिरा गांधी अपने को हिंदुआइज कर रही थी। तो हिंदू एजेंडा आरएसएस के कुछ लोग मानते थे इंदिरा गांधी कंप्लीट कर सकती हैं। उसी तरह वो उसी नज़रिए से वो राजीव गांधी को कुछ सालों तक देखते रहे। ये तो मुझे कहा था अरुण नेहरू ने कि आई वॉज 50% ऑफ राजीव्स प्रॉब्लम्स। अरुण नेहरू ने स्वीडिश रेडियो को बफर्स के बारे में लीक किया था, ये हमें पता था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद 1 महीने तक इंदिरा जी ने अपने घर में महामृत्युंजय का पाठ रखा था। पीवी नरसिम्हा राव मंदिर वहीं बनाना चाहते थे। एक बहुत इंटरेस्टिंग था कि जब पीवी नरसिम्हा राव थे, जब उनके सामने ये आया कि कैसे मस्जिद को बजाया जाए, तो एक सजेशन आया था कि अयोध्या को यूनियन टेरिटरी बना दो। कल्याण सिंह 1995 में सीएम बन सकते थे, बनने की कगार पे थे, लेकिन वाजपेयी ने फोन करके बोला नरसिम्हा राव को कि इसको मत बन। नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल बढ़िया मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इतनी दूर से। और आपकी पुस्तक में दिखा देता हूँ एक बार, हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। फैसिनेटिंग बुक, थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग इट। जो भी पॉलिटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, जो रिपोर्टर्स हैं और जो जानना चाहते हैं 80s का 70s 90s का पॉलिटिक्स किस तरीके से था, वो पॉलिटिशियंस कैसे डिसाइड करते थे। इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्राइम मिनिस्टर्स, हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, बट हाउ पॉलिटिशियंस वर्क। तो ये एक एजुकेशन है। और आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ ये लिखने के लिए। तो बहुत सारी बातें हुई हैं इस बुक के ऊपर भी, लेकिन मैं फोकस करना चाहता हूँ उन इंस्टेंसेस पे जो बहुत कम डिस्कस हुए हैं कॉन्वर्सेशंस में। तो इसमें आपने जैसे इंदिरा गांधी जी से शुरुआत की है, और मतलब इसमें यह है कि उनके सभी डिसीजंस को नहीं किया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस थे वो आपने फोकस किया है। जैसे इंदिरा गांधी की बात करें तो इमरजेंसी क्यों लगाई, उस पर इतना फोकस है ही नहीं जितना आपने किया कि इमरजेंसी हटाई क्यों। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि कौन से इंस्टेंसेस आपने पकड़े हैं। लेकिन हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि इमरजेंसी क्यों हटाई, क्योंकि उसके लिए आप बुक पढ़िए, सारी बातें नहीं होंगी। लेकिन हम बात करते हैं 66 में जब वो प्राइम मिनिस्टर बनी, तो वो उनका पहली बार जब जैसे शास्त्री जी की डेड बॉडी आती है पालम एयरपोर्ट पे, तो वो आपने लिखा है शी वॉज क्वाइट एक्साइटेड, शी थॉट कि वो फॉरेन मिनिस्टर बनेंगे। तो ये मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग था, क्योंकि ये लोगों को नहीं पता होगा उस टाइम पे उनका एक्सटेंट ऑफ इमेजिनेशन क्या था, ये उसको दर्शाता है। देखिए, आई.के. गुजराल जो बाद में प्रधानमंत्री बने, और रमेश थापर जो एडिट करते थे मैगजीन सेमिनार, बहुत ही मतलब थॉट मैगजीन मानी जाती है, वो बहुत करीब थे इंदिरा गांधी के। किचन कैबिनेट माना जाता था उनकी। तो ये लोग इनके एडवाइज़र थे। तो शास्त्री जी की जब डेथ हुई तो इंदिरा गांधी
ने बुलाया, गुजराल को रात में फ़ोन किया कि तुरंत आ जाओ। रमेश थापर भी आए, सुबह तो और लोग भी आए, दिनेश सिंह वगैरह। तो बहुत एक्साइटेड थी कि क्या होगा। तो उन्होंने सोचा कि अब वो फॉरेन मिनिस्टर बनेंगी। उनकी चाह थी फॉरेन मिनिस्टर बनने की। अच्छा। और जब शास्त्री बने थे प्रधानमंत्री, तब शास्त्री ने इनको INB बनाया था, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। और शास्त्री भी बहुत शातिर थे। शास्त्री को हमेशा लगता था कि जवाहरलाल नेहरू एक्चुअली अपनी बेटी को चाहते हैं। अच्छा। उनके मन में जो था, ऐसा नेहरू ने कभी ओपनली ओवर्टली अपनी पार्शियलिटी दिखाई नहीं, बहुत करेक्ट रहे। 1959 में जब कांग्रेस प्रेसिडेंट थी और उन्होंने नेहरू को इन्फ्लुएंस भी किया था केरला गवर्नमेंट को डिसमिस करने का, और नेहरू ने उनके प्रेशर में आके ही किया था। खैर, जब शास्त्री की डेथ हुई तो इंदिरा गांधी को लगा अब वो फॉरेन मिनिस्टर बन सकती हैं। और गुजराल और रमेश थापर एक दूसरे को देखते रह गए, ये क्या बोल रही हैं। ये प्रधानमंत्री का सोच ही नहीं रही, आज की स्थिति में वो प्रधानमंत्री बन सकती हैं। और कामराज और जो ओल्ड गार्ड था, उन्होंने सारा जो खेल खेला। और दूसरे दिन जब शास्त्री की बॉडी लाई गई ताशकंद से दिल्ली, तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे थी, साड़ी और डार्क ग्लासेस बड़ी बड़ी पहनी हुई, रिसीव करने। और उस समय किसी ने कहा था, ये रिमार्क किया था, देयर गोज द हैट्रिक। नेहरू फ्रॉम इलाहाबाद, शास्त्री फ्रॉम इलाहाबाद एंड इंदिरा गांधी फ्रॉम इलाहाबाद टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो ये और उनका एडवाइस जो था इन लोगों का, इनकी किचन कैबिनेट जो बाद में बनी, वो ये था कि शी शुड नॉट बी टू ईगर, बहुत अपने को आगे प्रोजेक्ट नहीं करना, क्योंकि उससे क्या होगा, काउंटर प्रेशर्स बिल्डअप होंगे और आउट ऑफ द रेस हो जाएगा। तो आप देखते हैं आज की पॉलिटिक्स में भी जिसका नाम पहले आता है वो नाम पहले गोल हो जाता है। तो ये एक टैक्टिक्स भी है ना कि आप जिसको हटवाना चाहते हो उसका नाम सबसे ज्यादा चला दो। तो यही मोरारजी देसाई ने अपना बहुत आगे किया। वैसे भी मोरारजी बहुत सेल्फ राइचस थे, एमपीज उनको पसंद इतना नहीं करते थे, तो उसका रिएक्शन हुआ। इंदिरा गांधी ने अपने आप को नहीं प्रोजेक्ट किया और वो और ये देखिए ना कि सिंडिकेट जो था, उन्होंने सोचा कि वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी है कि कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी ने भी, जब तक वो कांग्रेस में थी, जब से वो ज्वाइन किया और तब तक 66 तक, उन्होंने अपना असली चेहरा नहीं दिखाया था। मतलब शी वॉज वेरी क्या कहते हैं कि बहुत मतलब अपने आप को ज़्यादा असर्ट नहीं करती होंगी शायद। जब आई थी तो आपको याद है राम मनोहर लोहिया ने उनके बारे में कहा था गूंगी गुड़िया, क्योंकि वो बोलती ज़्यादा नहीं थी पार्लियामेंट में। और मुरारजी ने तो कहा था ना ये छोकरी। बाद में निक्सन ने, यूएस प्रेसिडेंट ने कहा दिस ओल्ड विच, जब वो मजबूती से खड़ी हुई थी बांग्लादेश के टाइम में। तो शुरुआत में तो वो था। और जब लोग भी मिलने जाते थे तो वो अपना ज़्यादा सुनती रहती थी, बोलती नहीं थी, अपना जैसे कहते हैं ना लिखती रहती, डूडल करना कागज़ पे। तो उनको आइडिया होता था जो उनसे मिलने आया उसके बारे में, जो मिलने आया उसको उनके बारे में नहीं आइडिया होता था कि क्या सोच रही हैं, हाँ या ना जो मैं मांग रहा हूँ। तो ये जो गुड लिसनर बनने का जो एक अच्छा सा नाटक करना होता है एक पॉलिटिशियन को, ये एक टैक्टिक्स हो सकता है। ये बहुत अच्छी टैक्टिक्स जो उन्होंने ज़िंदगी में पहले सीखी। लेकिन बहुत जल्दी ही जब सिंडिकेट को और ओल्ड गार्ड को उन्होंने साइडलाइन किया और वो अगेंस्ट थे, तो एक पॉलिटिशियन यूपी का आया था और उस समय चंद्रभान गुप्ता चीफ मिनिस्टर थे, बहुत पावरफुल थे और वो उनकी खिलाफत करना शुरू कर दिया था। तो इन्होंने इससे बोला, खड़ा हुआ था, बैठने को भी नहीं कहा, आँख भी नहीं मिलाई, नीचे ही देखती नहीं। Tell C.B. Gupta, my father was a saint, I am not. हिंदी में ज़्यादा अच्छे मेरा बाप संत था, मैं नहीं हूँ।
ये चंद्रभान गुप्ता को जाके बताओ। तो इंदिरा गांधी मानती थी कि उनके फादर बहुत संत की तरह है, पॉलिटिक्स में आए, लेकिन हार्ड पॉलिटिक्स जो है ना, जिसको रियल पॉलिटिक्स कहते हैं, जिसकी वो शातिर खिलाड़ी थी, ये तो उनका कंट्रीब्यूशन है इंडियन पॉलिटिक्स में रियल पॉलिटिक को करेंसी देना। उसके बाद कितने नेता आए अक्रॉस पार्टीज जो इंदिरा गांधी को अपना मेंटोर मानते थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह तो ओपनली बोलते थे। और 2014 के शुरू में मैं किसी बीजेपी के सीनियर नेता से मिली थी। उन्होंने मुझे कहा था मोदी के बारे में, आप लोग सोचते हो कि दीनदयाल उपाध्याय की पॉलिटिक्स और बीजेपी लीडर्स की पॉलिटिक्स को वो स्टडी करते हैं, उन्होंने इंदिरा गांधी को बहुत खूबी से स्टडी किया हुआ है। क्योंकि आप देखिए ना, जब वो जो उनकी वो फोटो है जो सरदार के वेश में वो अंडरग्राउंड होते हैं, और जो सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इंस्टेंस बताया है कि इमरजेंसी जब थी तो वो ही वॉज वेरी यंग, आई थिंक 25 भी नहीं थे उस टाइम पे, 25 ही थे, 75। तो वो एज अ यंग पर्सन वो एक उन्होंने काफ़ी, और मतलब देखते तो थे ही, पॉलिटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट भी था, तो उन्होंने अच्छे से स्टडी तो किया ही होगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि शी हैड द मोस्ट इम्पैक्ट। अगर आप ईयर वाइज भी लें और मासिस का अगर जो अपील देखें तो वो भी उन्होंने स्टडी किया ही होगा, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट है पॉलिटिक्स का, अगर आज के समय में कोई 25 साल का लड़का है और वो मोदी को स्टडी ना करे तो वो तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी ना। बिल्कुल, और डिटेल में स्टडी करना। और सुब्रमण्यम स्वामी तो मुझे याद है इमरजेंसी, उनको जिस तरह से वो आए पार्लियामेंट के अंदर, साइन किया, नहीं तो उनकी एमपीशिप चली जाती, और फरार हो गए और सरकार को पता नहीं चला। मुझे याद है हम बम्बई में थे, हम बहुत एक्साइटेड थे इस चीज़ को लेके कि कैसे इन्होंने ऐसा कर दिया। मतलब अथॉरिटी को चैलेंज, जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, कॉकस किया था उस समय। अच्छा, इसमें एक और बात जो बहुत लोगों को नहीं पता है कि जब 1977 में इलेक्शन अनाउंस हुआ, इंदिरा गांधी हार गई इलेक्शन, वो बहुत थोड़े पीरियड के लिए इंदिरा गांधी ने कंटेम्पलेट किया था कि मैं मतलब रिटायर होके पॉलिटिक्स से रिटायर हो जाऊं और छोड़ दूं पॉलिटिक्स। वो कहानी थोड़ी बताइए। देखिए, जब 77 में वो हार गई तो बहुत मायूस थी, और उन्होंने कुछ लोगों, ये मोहन मिकिन जो लिकर कंपनी है, ये ओल्ड मॉन्क रम बनाती है। ओल्ड मॉन्क आरएसएस और कांग्रेस का जो मिश्रण है, संबंध है, वो बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस पुस्तक में। और उनका जो रोल है आरएसएस, कांग्रेस, राम मंदिर, इंक्लूडिंग राम मंदिर अयोध्या, इन सब का जो एन ओल्ड मॉन्क, ये बहुत ज़बरदस्त कहानी। आपने वो जो बात करते हैं ना सूट बूट की, जब हम बात करते हैं सूट बूट वाले तो बड़े बड़े लोगों का नाम लेते हैं, अंबानी, अदानी, लेकिन वो देखिए आप एक छोटा सा इंडस्ट्रियलिस्ट, छोटा नहीं मतलब बहुत बड़ा है, लेकिन वो नहीं कि सबसे बड़ा आपको कंट्रोल कर रहा है। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट कंट्रोल, इट्स अबाउट रिलेशंस ऑल्सो, कि कैसे अक्रॉस पार्टी लाइंस अच्छे रिलेशन, मतलब नॉट बिकॉज ऑफ बिजनेस, ऐसा नहीं है कि वो फंड कर रहे हैं इसलिए रिलेशन है, नहीं, रिलेशन है शायद इसलिए फंड भी हो जाता है, वो अलग बात है। दोनों चीजें थी, क्योंकि रिलेशनशिप, अब वो कपिल मोहन जो हेड करते हैं इस दौरान, उसके पहले उनके भाई थे वीआर मोहन, वो उनकी डेथ हो गई। इंदिरा जी की उनसे बहुत अच्छी थी। कपिल मोहन की संजय गांधी से ज़्यादा थी। तो उनकी वाइफ ये कहती हैं कि इंदिरा जी को मेरा बनाया हुआ अचार बहुत पसंद होता था, तो मैं नींबू का अचार बना के उनको देती। उनको पता था जब वो कैंपेन के लिए गई राजीव गांधी के लिए, जब वो अमेठी से पहली बार खड़े हुए संजय की डेथ के बाद, 1980 के बाद, 80s, अर्ली 80s में, तो कपिल मोहन और मोहन मिकिन खाना वहाँ तैयारी करते थे। ये अनिल बाली जो उनका यंग मैनेजर था, वो बताता है कि मैं, इंदिरा गांधी को लेमन चिकन पसंद था, अरहर की दाल पसंद थी, रोटी पसंद थी, दशहरी आम पसंद थे, तो वो ले जाते थे रोज़ किस तरह से प्रोवाइड किया जाए। तो और राजनारायण को वो बोलते थे, पुष्पा मोहन बताती हैं कि राजनारायण सुबह फ़ोन करते थे, बहू रानी 10 लोगों का नाश्ता भिजवा देना।
तो ये छोटी छोटी चीज़ें आज के संदर्भ में बहुत छोटा लगेगा, कहाँ तो करोड़ों रुपए के लेन देन और बिजनेस और पॉलिसी जिससे फ़ायदा होता है, कहाँ जो आप कह रहे हैं ना रिलेशनशिप भी थे। एंड अक्रॉस पार्टी लाइंस एंड अक्रॉस पार्टी, वो क्रॉस पार्टी तो सब बिजनेसेस वो करती हैं। नहीं मतलब पर्सनल रिलेशन, जैसे आपने कहा कि कैसे घर जैसा, राजनारायण के साथ भी वैसा ही है जैसा इंदिरा गांधी के साथ, संजय गांधी के साथ है। और संजय गांधी और राजनारायण मिले ही कपिल मोहन के घर पूसा रोड पे। वो उस पे भी आएंगे। लेकिन इसमें जैसे मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूँ, जो इंदिरा गांधी की रिलेशनशिप थी जेपी के साथ, वो इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक तो आपने लिखा है कि जेपी का बहुत स्पेशल अफेक्शन था इंदिरा के प्रति। अब जो आपने जिस तरीके से लिखा है, मुझे शायद ऐसा नहीं लगा कि इंदिरा का वैसे वर्षा उतना अफेक्शन था। बेशक वो जब बिहार गई, बेलची गए थे जब वो उनसे मिले भी बिहार में, पटना में, लेकिन वो मतलब इतना लगा नहीं कि एक तरफा कहीं ना कहीं वो वन वे स्ट्रीट था। और जेपी ने जो कहानी है, जो वो मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि जेपी ने जिस तरीके से जो लेटर्स थे कमला नेहरू के उनकी वाइफ को जो लिखे थे, और उसको यूज नहीं करने दिया उन्होंने पॉलिटिकली अपोजिशन को। देखिए, जेपी ने बिहार मूवमेंट का नेतृत्व किया। स्टूडेंट्स का मूवमेंट था, गुजरात से शुरू हुआ, 73 से 74 में बिहार में पूरी तरह फैल गया। करप्शन के खिलाफ, इलेक्टरल रिफॉर्म्स के लिए, कई बड़े मुद्दों को लेके स्टूडेंट्स ने एजिटेशन किया था। और उनकी डिमांड बढ़ते बढ़ते, जेपी की डिमांड थी कि चीफ मिनिस्टर रिज़ाइन करें बिहार के, उसके बाद इंदिरा का रेजिग्नेशन मांगना। और उसकी वजह से इमरजेंसी डिक्लेयर की इंदिरा गांधी ने, जब वो डिस्क्वालीफाई हो गई पार्लियामेंट से 75 में। खैर, तो जेपी सबसे अगुवाई कर रहे थे इंदिरा गांधी को पद से हटाने के लिए। पर उनकी लड़ाई थी, वो कहते थे संपूर्ण क्रांति, एक सोशल रेवोल्यूशन वो लाना चाहते थे, पॉलिटिकल चेंजेस लाना चाहते थे। उनकी लड़ाई इंदिरा गांधी पर्सन से नहीं थी, और उन दोनों चीज़ों में वो फ़र्क देखते थे। तो इंदिरा गांधी उनके लिए इंदू थी प्राइवेटली। जवाहरलाल नेहरू जिनको वो भाई बोलते थे, जिनकी वजह से वो पॉलिटिक्स में आए थे जब वो यूएस से वापस आए 30s में। तो जब वो आए थे तो यूएस से वापस, तो आनंद भवन भी रहे थे, और उनकी वाइफ प्रभावती की दोस्ती कमला नेहरू की वाइफ से काफ़ी गहरी हुई थी। तो ओवर द इयर्स कमला नेहरू अपने जो व्यथा थी, पीड़ा थी, जो जिस तरह से उसको नेहरू परिवार में ट्रीट किया जाता था, उनको बहुत नाखुश रहती थी, बीमार रहती थी। और इंदिरा गांधी ये जानती थी, ये सारा देखती थी, जब बच्चे थी, यंग थी उस दौरान। तो ये चिट्ठियों में उन्होंने प्रभावती को लिखा था। और ये चिट्ठियाँ जब बिहार मूवमेंट हाइट पे था, ये चिट्ठियाँ जेपी ने बहुत संभाल के रखी थी। और इन्होंने निर्णय किया, पटना में उनके घर में जब मिली, कि ये इंदिरा को वापस कर दी जाए। और जो इनके साथी लोग थे, उन्होंने कहा नहीं, किसी संग्रहालय को दे दी जाए तो वो ठीक से रखेंगे। तो उन्होंने कहा इंदिरा गांधी वो भी तो ठीक से रखेगी, और मैं नहीं चाहता ये गलत हाथों में पड़े, इनका गलत इस्तेमाल हो। मतलब वो उन्हीं लोगों के तरफ इशारा कर रहे हैं जिनके साथ वो काम कर रहे थे, जिनके साथ पॉलिटिकली वो फाइट कर रहे थे इंदिरा गांधी को हटाने के लिए। लेकिन ये पर्सनल चीज़ें उनके खिलाफ नहीं यूज हो। अब देखिए कितना फाइन बैलेंस है, और फ़र्क किया पॉलिटिकल और पर्सनल में जेपी ने। तो वो गए थे इंदिरा गांधी से मिलने, और उन्होंने कहा कि ये चिट्ठियाँ हैं, मैं चाहता हूँ गलत हाथों में नहीं पड़े। इंदिरा गांधी ने कुछ नहीं कहा, ना चिट्ठियों को देखा एक बार भी, थैंक्स करके रख दी। और उन चिट्ठियों में बहुत डिटेल में कमला नेहरू ने अपनी बातें, मन की बातें कही थी नेहरू परिवार के सदस्यों के खिलाफ। तो आज वो नहीं है, मतलब हमारे पास एक्सेस उस चीज़। और जब इंदिरा गांधी मिलने गई उनको, जब हार गई
75 में, तो उसी साल बेल्ची गई थी, 77 सॉरी 77 में, 75 में तो इमरजेंसी, 77 में बेल्ची गई, वहाँ दलितों के खिलाफ मैसेकर हुआ था, तो हाथी पे चढ़ के गई क्योंकि बारिश का मौसम था, और अगस्त का महीना था जब वो जेपी से मिलने गई, बेल्ची से पटना, और रूठों को मनाने वाली बात थी। उनकी स्ट्रैटेजी थी राजनारायण को तोड़ा जाए, अपनी तरफ लाया जाए, जनता पार्टी को ख़त्म करने में वो अपना रोल अदा करें, जेपी को न्यूट्रलाइज किया जाए, जगजीवन राम को मार्जिनलाइज किया जाए। बहुत क्लियर संजय द्वारा बनाई हुई उनकी स्ट्रैटेजी थी। और उस विजिट के बाद जब वो जेपी से मिलने गई, और ऐसा कुछ नहीं था कि भाई वो आपस में शालीनता से बात हुई, और इन्होंने तो कहा बहुत अच्छी मीटिंग थी और अपना चली गई प्रेस को बोल के। और जेपी से पूछा गया तो जेपी ने कहा कि मैंने कहा कि उनका भविष्य उनके अतीत से भी उज्जवल हो। इसमें जनता पार्टी के लीडर्स बहुत नाराज हुए, अतीत क्या है, इमरजेंसी है ना, तो आप क्या बोल रहे हो। तो उन्होंने कहा घर आए मेहमान से ऐसे ही बोला जाता है। पर उस दिन के बाद जब तक उनकी डेथ तक उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। और उन्होंने वही कहा तो चाहती थी वो, बहुत बड़ा एक एसेट था, बहुत वो चाहती थी, वो अचीव किया उन्होंने। पर जेपी अपनी वैल्यूज से जीते थे, और जेपी ने कहा पॉलिटिकल स्ट्रगल था मेरा, वो ख़त्म हो गया, इंदिरा गांधी बाहर हुई, इमरजेंसी ख़त्म हुई, जनता पार्टी आ गई, अब मेरा रोल ख़त्म है। और जनता पार्टी के तौर तरीक़ों से वो बहुत खुश नहीं थे, बहुत जल्दी ही बहुत वो नाखुश हो गए थे, जिस तरह से आपस में झगड़े और वो सब कर रहे थे। वो तो पूरी कहानी है ही फिर अलग। इसमें एक बहुत आपने जो पुस्तक में लिखा है कि 55-56 के आसपास जेपी को कहीं ना कहीं नेहरू जो है वो एक अपने उत्तराधिकारी की तरह देख रहे थे कि शायद वो प्राइम मिनिस्टर उनके बाद वो बन जाएं। और ये सिर्फ नेहरू ही नहीं, उसके बाद फिर उनको फिर से मौका मिला 75 में जब ये आंदोलन हुआ, उसके बाद इमरजेंसी लगी, उनके पास मौका था, वो बन सकते थे। तो ये क्या जेपी का मतलब ये वो वाली बात है ना कि व्हेन गुड पीपल डोंट टेक चार्ज, तो आप कंप्लेंट क्या करोगे फिर? जेपी को नेहरू ने ऑफर किया था सेकंड पोजीशन, डेप्यूटी का रोल, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का, जो उन्होंने ये बहुत विस्तार से डिस्कस हुआ था सोशलिस्ट पार्टी की मीटिंग्स में। और जो जेपी बहुत रोए थे एक मीटिंग में, क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि जेपी एम्बिशन की वजह से करना चाह रहे हैं। उसके बाद जेपी गए विनोबा भावे की तरफ, भूदान की तरफ, और उस सोशल वर्क में उन्होंने भूमिहीनों को ज़मीन बांटना, वो सब काम किया था, और फिर और चीज़ें भी करते रहे। लेकिन इंदिरा गांधी जेपी की पॉलिटिक्स को बड़ी शक की नज़र से देखती थी कि भाई क्या चाह रहे हैं ये। पर कुछ लोग मानते हैं जेपी अपने को शायद गांधी पे मॉडल करते थे, नेहरू पे नहीं। किंग मेकर और हाँ, और किंग मेकर नहीं, कि असली उत्तराधिकारी शायद गांधी के वो मानते हों अपने को। तो पावर पॉलिटिक्स में जाने की बजाय वो बाहर रहे पावर पॉलिटिक्स के, और पावर पॉलिटिक्स उन्होंने 70s में तो बहुत इन्फ्लुएंस की, क्योंकि उसकी वजह से ही मैंने कहा है ना, 5 शख्स थे जिन्होंने इंदिरा गांधी को की डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस किया। उनके पिता फिरोज गांधी, उनके हस्बैंड जयप्रकाश नारायण, PN हक सर, और उनके बेटे संजय गांधी। संजय गांधी के ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ा। संजय गांधी को एक कारण माना जाता है कि इमरजेंसी में जो भी गलत काम हुए, और इंदिरा गांधी को फोर्स भी उन्होंने किया इमरजेंसी लगाने के लिए। उससे पहले मारुति वाला जो पूरा एपिसोड है, तो ये जब हम देखते हैं पूरा, वो उनको एक नेगेटिव तरीके से, क्योंकि पॉलिटिकल समझ नहीं है, बच्चा है, कितने मेरे ख्याल से 30-35 साल की उम्र रही होगी उस समय। वो जब अगर हम बात करें, और फिर 77 से 79 तक वो जब अपोजिशन में थी इंदिरा गांधी, वहाँ पे फिर वो उल्टा हो जाता है उनका एकदम से। जो पॉलिटिकल समझ है, जिस तरीके के डिसीजंस वो लेते हैं, जैसे डील करते हैं लोगों से, राजनारायण, चरण सिंह,
इन लोगों से, आरएसएस। ये एकदम से पलट कैसे, ये क्या कहानी थी कि भाई इतनी समझ कैसे आ गई एक इलेक्शन हारने से? देखिए, ये सही है कि संजय गांधी रिस्पॉन्सिबल थे इंदिरा गांधी की हार के लिए 1977 में। पावर बिहाइंड द थ्रोन, एक्सेसेस जो इमरजेंसी के थे, जिसकी वजह से मुसलमान एकदम छोड़ के चला गया, नसबंदी, स्टेरिलाइजेशन जो फोर्सेबल हुआ, तो एक रिएक्शन हुआ नॉर्थ इंडिया में कि बिल्कुल ही सफाया हो गया। साउथ में वो आई, बस नॉर्थ में एकदम सफाया हो गया। उसका अगर एक कारण निचोड़ के निकाला जाए वो संजय गांधी थे। उसी तरह 1980 में अगर एक शख्स जिसने मदद की इंदिरा गांधी की पावर में वापस आके, और 353 सीट जो कभी नहीं पाई थी उन्होंने पहले, बांग्लादेश वॉर के बाद भी कम थी उससे, एक दो कम थी, एक सीट कम थी, वो पाए, उसका कारण भी संजय गांधी थे। तो रवि नायर जो कि जॉर्ज फर्नांडिस के साथ बहुत करीबी काम किया उन्होंने कहा था कि जो मैकियावेलियन माइंड था संजय गांधी का, उसका मैच हमारी साइड पूरे जनता परिवार में था ही नहीं। ऐसा मैकियावेलियन माइंड था संजय गांधी का। रूथलेसनेस थी और पर वो एकदम इमरजेंसी, ये जब ये पावर में नहीं गए ना तो बहुत लो की हो गए थे, फिर ओपनली सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन प्लान बना रहे थे, एग्जीक्यूट कर रहे थे। राजनारायण से मिले, कपिल मोहन के घर पे मिले, राजनारायण उनकी तरफ आए जब कब स्ट्राइक करना है, जबकि राजनारायण और चरण सिंह को मोरारजी देसाई ने निकाल दिया सरकार से, तो कपिल मोहन ने इंदिरा जी को कहा अब टाइम आ गया है आपका राजनारायण से मिलने का। तो उन्होंने कहा मैं नहीं मिलूंगी, संजय मिलेंगे। तो पहले सारे गिले शिकवे दूर हुए, फिर ये डिसाइड किया गया पहले बाबू जगजीवन राम को किनारे करना है, फिर चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाना है और मोरारजी को हटाना है। तो उसी स्ट्रैटेजी के तहत उन्होंने काम किया। और संजय गांधी बिल्कुल, इंदिरा गांधी जब ये पावर में आए तो वो कहती थी कि संजय उनका सबसे बड़ा सहारा रहा। पर ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, 1980 में संजय बनना चाहते थे चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। ये मैं पूछने वाला था क्योंकि ये बहुत लोगों को नहीं पता है। और जब यूपी का इलेक्शन जीते तो उन्होंने अकबर डम्पी अहमद को, उनके बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, पहले पुराने दोस्त थे, और डम्पी उनके साथ रहे जब वो पावर में नहीं थे, तो उनका घर में फ्री आना जाना था, तो संजय के कॉन्फिडेंट थे। तो संजय ने उनको भेजा लखनऊ कि सबसे ऑथराइज करा लो लेजिस्लेचर पार्टी से। तो वो बड़ी आसानी से हो गया कि संजय को बनाना चाहिए, डिसीजन को इंदिरा जी पे छोड़ दिए, और ये रेजोल्यूशन लेके डम्पी आ गए दिल्ली। इंदिरा जी मिली नहीं, 4 बजे मिली दोपहर के, बिल्कुल डिसमिस कर दिया, संभव नहीं है। तो इन्होंने रात के डिनर पे जहाँ संजय भी मौजूद थे फिर ये रेज किया। तो इंदिरा जी ने कहा डोंट इरिटेट मी, आई मेड अप माई माइंड, यू कैन हैव जिसको आप बनाना चाहते हो बनाओ। उन्होंने तो ये भी कह दिया था कि मैं रिजाइन कर देती हूँ और ये पीएम बन जाएंगे, सीएम की क्या जरूरत है। ये भी हंसराज भारद्वाज को ये कहा था कि अगर इंसिस्ट करेंगे संजय तो मैं रिजाइन कर दूंगी। तो वो चाहती थी संजय को यहाँ रखना। अगर तुरंत वो यूपी के चीफ मिनिस्टर बन जाते तो पुरानी इमरजेंसी की यादें फिर उभर के आती, पूरा ऑपोजिशन पीछे पड़ जाता। वो चाहती थी थोड़ा ठहराव से सब चीज़ देखें, उनके साथ रहें दिल्ली में। और कुछ लोग मानते हैं, मैंने इसमें नहीं लिखा, कुछ लोग मानते हैं कि 1982 में शायद वो संजय को प्रधानमंत्री बना के अपने आप राष्ट्रपति भवन मूव करती। अच्छा, ऐसा हुआ नहीं। 1980 में संजय ने उसी रात फिर धवन को मैसेज भेज के वीपी सिंह को बुलवाया था, चीफ मिनिस्टर, और वीपी सिंह चीफ मिनिस्टर बने। और उसके कुछ दिन बाद ही एयरक्राफ्ट में, जो एयर क्रैश में संजय की मृत्यु हो गई।
नहीं, इसमें जैसे हमने बात की कि जेपी ने जैसे वो लेटर्स यूज़ नहीं किए, और हमने बात की कि क्या मैकियावेलियन माइंड जो था संजय का, उसके बारे में वो दिखता है जैसे उन्होंने जगजीवन राम के जो पुत्र थे, उनके जो शेनानिगन्स जो थे, जो सेक्सुअल एक्रोबैटिक्स जो फोटोज़ निकले, उसको फिर जो मेनका गांधी जो पब्लिकेशन था उनका, जो मैगजीन थी, उसमें उन्होंने वो पब्लिश करवाए किस तरीके से। तो वो ही वॉज नॉट कि मेरे को कोई राजनीतिक सुचिता वाला वो नहीं था, उनको बस ये था कि रूथलेस, ही वॉज वेरी रूथलेस। जो साम दाम दंड भेद पॉलिटिक्स जो सामने आया बहुत प्रखर रूप से, वो तब था इंदिरा जी के ज़माने में। और मैं जैसा मैं कह रही हूँ, उसमें कैसे अपोनेंट्स को मात दिया जाए, कैसे पार्टी से बड़ा बना जाए, वो सब जो पॉलिटिशियंस बाद में आए, वो इंदिरा जी, इंदिरा स्कूल में ही से ही उन्होंने सीखा। एक सिमिलैरिटी जो दिखी मुझे, जैसे आजकल अगर आपने देखा हो तो जो मोदी जैसे ट्रैवल करते हैं कार में, तो एक एलईडी लाइट जली रहती है और वो उनके फेस को एलिमिनेट करती है, पूरे गाड़ी में अंधेरा रहता है, सिर्फ उनका चेहरा चमकता है और वो बाहर से फोटोज़ में दिखता है, तो लोगों को भी दिखता है वो। और ये इंसिडेंट मुझे नहीं पता था और बहुत लोगों को नहीं पता होगा, इंदिरा गांधी भी ऐसे ही करती थी। 1980 इलेक्शन में जब जनता पार्टी गिर गई, और जनता पार्टी के लोग तो इतना हक्का बक्का थे कि क्या हो गया, कैसे हो गया, क्या करना है अब, पार्टी टूट गई थी। सो इंदिरा गांधी निकल गई कैंपेन के लिए तुरंत। उसमें क्या था, 8 साड़ियाँ थी, साथ में 2 फ्लास्क से, एक दूध के लिए और एक पानी के लिए, और एक ये जापानीज एलईडी लाइट थी। उनको पता था जैसे वो ट्रैवल करती हैं रात को भी, वो लाइट फ्रंट में रख के एक एंगल पे लोग उनको देखना चाहते हैं बस। और जैसे वो कैंपेन भी करती थी ना, बहुत सिंपल, लोग देखना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, और सिंपल चीज़ कि आप वोट दीजिए। ज़्यादा उसमें वो नहीं था मैसेज, और बहुत सिंपल कैंपेन था जिसकी वजह से वो आई थी। और हिंदू मुसलमान नाराज़ होके उसने शायद इतना वोट नहीं दिया, हालांकि कुछ मुस्लिम भी वापस आया था कांग्रेस की तरफ, पर हिंदू टर्न किया था। और उसमें इंदिरा जी मानती थी 353 की जो टैली थी लोकसभा की 1980 की, उसमें आरएसएस का हाथ था। अच्छा। प्राइवेटली वो कहती थी, ये पब्लिकली कभी एक्नॉलेज नहीं किया, जैसे मैंने लोगों को कोट किया जिनको उन्होंने कहा है। तो वो उनका एनालिसिस ये ऐसा क्यों था, मतलब ऐसा आरएसएस ने क्या किया था? क्योंकि जब उन्होंने अपील किया था 77 की बात है शायद, कि आरएसएस को हटने के लिए बोला था इलेक्शन से, तो वो हटे नहीं थे, लेकिन उन्होंने तो बोला था कि अगले इलेक्शन में देखेंगे। तो क्या ऐसा, मतलब 80 के इलेक्शन में ऐसा कुछ उनका इम्पैक्ट था? देखिए 1977 से 80 के बीच में इंदिरा जी हर बड़े मंदिर में गई। लोग कहते हैं छोटे मंदिर, कोई मंदिर ऐसा नहीं था जो उन्होंने छोड़ा। और आरएसएस मानता था और कहता था इंदिरा गांधी बहुत बड़ी हिंदू है। भावराव देवरस कहते थे, बाला साहब देवरस, भावराव देवरस उनके बेटे जो पॉलिटिकल विंग देखते थे, और रीच आउट किया था आरएसएस ने इमरजेंसी के दौरान। इंदिरा जी ने 77 इलेक्शन के दौरान वापस रीच आउट किया आरएसएस को, और उन्होंने इलेक्शन में कि आरएसएस चुनाव से अलग हो जाए, ये कहा था। उन्होंने कहा अब टू लेट है, हमने टाई अप कर लिया, बाद में बात करेंगे, जैसा आप कह रहे हैं। तो इंदिरा गांधी जानती थी कि एक, मतलब वो, उनको डर था कि जनता पार्टी वाले संजय को हार्म ना करें। एक तो ये डर था संजय की वजह से, जैसे कुछ लोग कहते हैं वो इतना धर्म कर्म करती थी, लेकिन उनकी अपनी भी आस्था, मैं मानती हूँ उनकी अपनी आस्था थी, और उनको बहुत खूबी से उन्होंने पॉलिटिकली यूज़ किया इस चीज़ को। और आरएसएस उस समय वाजपेयी से नाराज थे। वाजपेयी अपने आप को सेक्युलराइज कर रहे थे, इंदिरा गांधी अपने को हिंदुआइज कर रही थी। तो हिंदू एजेंडा आरएसएस के कुछ लोग मानते थे इंदिरा गांधी कंप्लीट कर सकती हैं। उसी तरह वो उसी नज़रिए से वो राजीव गांधी को कुछ सालों तक देखते रहे, और 1984 इलेक्शन में भी आरएसएस ने हेल्प किया था।
हम्म, और ये तो नानाजी देशमुख जो आरएसएस के थे, उन्होंने ओपनली पब्लिकली कहा था, ना जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। नानाजी देशमुख की एक और कहानी है, हम अयोध्या वाले एपिसोड में उस पर बात करेंगे। लेकिन इसमें जैसे आपने कहा संजय गांधी का एक कारण ये था, जो उत्तर प्रदेश सीएम बनना चाहते थे, उनको वो बाहर नहीं जाना चाहती थी, उनको चाहती थी कि वो प्राइम मिनिस्टर बने। 82 में एक उनका प्लान रहा होगा। एक और डर उनको ये था कि जो ज्योतिष ने बताया था कि उनकी जो रेखा है संजय गांधी की, वो छोटी एकदम है। से छोटी है, लाइफ की रेखा छोटी है, कट शॉर्ट जैसे तो बोलते वो हैं। उसके लिए भी वो चिंतित थी कि कहीं वहां जाएं, और दूर नहीं करना चाहती थी अपने से। ये बात थी। और इन संजय की डेथ के बाद इंदिरा गांधी वो नहीं रही जो पहले थी। हम्म, उनके शासन में राजीव को वो लाई। और ये जो किस्सा मैंने लिखा अंत में इंदिरा गांधी के चैप्टर में, कैसे वो चामुंडा देवी गई थी। वो चैप्टर कितना, मतलब आपने जिस तरीके से आप बताते हैं उसको, कितनी बार मैंने 3-4 बार सुन चुका हूँ, लेकिन एक बार आप फिर से बताइए जिस तरीके से वो पूरा एपिसोड हुआ कि चामुंडा मंदिर में वो जाना चाहती थी, लेकिन उनको बताया गया कि मौसम खराब है, वहाँ पे सारी तैयारियां हो चुकी थी, और फिर लास्ट टाइम पे कैंसिल करना पड़ा। फिर पंडित ने कहा था कि रोते हुए यहाँ पे आएंगी। बिल्कुल। और कहा था ये जब जीती, चामुंडा को बहुत मानती थी और हर दूसरे महीने लिफाफा भेजती थी, वहाँ से प्रसाद आता था। तो जब ये जीती तो इनको कहा गया कि आपको, मैडम आपको चामुंडा जाना चाहिए। इन्होंने कहा हाँ मैं बताती हूँ। तो इन्होंने फिक्स किया 22 जून 1980 कि मैं आऊँगी, आप तैयारी करो। ये मोहन मिकिन वाली सारी फैमिली और ये लोग वहाँ थे, और हिमाचल के चीफ मिनिस्टर, सब उनके मिनिस्टर्स के साथ सब लोग वहाँ मौजूद थे। तो मैसेज आया जब कि वो नहीं आ रही हैं। उनको बताया गया कि मौसम इतना ख़राब है कि लैंड नहीं कर पाएगा हेलीकॉप्टर, पर मौसम ख़राब नहीं था। किसने ये कहा? तो वो सीधा दिल्ली चली गई। और जब ये पंडित को पता लगा, वो इतना नाराज़ हुआ कि उसने कहा कि माँ, आम शख्सियत जो आती है, आम जनता आती है और नहीं आ पाती है, तो माँ उनको माफ़ कर देती है, लेकिन जो शासक है वो नहीं आता तो माँ माफ़ नहीं करती, और ये रोती हुई आएंगी। और जब दूसरे सुबह 23 को इन लोगों ने अपना पूजा वगैरह की और वापस दिल्ली की तरफ गए, 50 किलोमीटर जाने के बाद इनको खबर आई कि संजय गांधी का प्लेन क्रैश कर गया। तो ये लोग दिल्ली भागे और रात के 2 बजे 2:30 बजे दिल्ली पहुँचे। तो इंदिरा जी संजय के पास बैठी हुई थी। तो ये अनिल बाली बताते हैं, वो गए और इंदिरा गांधी उठ के पास में आई और उन्होंने कहा क्या ये इसलिए हुआ कि मैं चामुंडा नहीं आई? तो उन्होंने कहा नहीं, बाद में बात करेंगे। पर इनके दिमाग में ये था कि मैं चामुंडा नहीं गई इसलिए ये सब हुआ। हालांकि संजय बहुत डेंजरस एक्रोबैटिक्स कर रहे थे उस प्लेन के साथ। एक दिन पहले जब अपनी पत्नी मेनका को ले गए थे तो मेनका 2.5 घंटे चिल्लाती रही थी प्लेन में, और उन्होंने आके इंदिरा गांधी को कहा, माँ मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा है, लेकिन आज मैं मांग रही हूँ कि संजय को इस प्लेन में मत जाने दो। ये एक दिन पहले की बात है उनके मरने के। खैर 6 महीने बाद वो चामुंडा गई, और जिस तरह से उन्होंने सारा कुछ किया मंदिर में, मत्था टेकना, मुद्राज, इतना तो परफेक्शन था ना कि वो पंडित जो नाराज हुआ था, वो पंडित के हाथ शेक कर रहे थे। और फिर वो रोई और रोई और रोई। और पंडित ने फिर उनको कहा, अब आपको नहीं रोना है, आपके इतने बेटे बेटियां हैं पूरे देश में, आपको उनका ध्यान रखना है। और बाहर मंदिर के आके उन्होंने पेड़ लगाए, क्योंकि संजय का 5 पॉइंट प्रोग्राम में ये था। और फिर वापस जब दिल्ली आई, उस शाम को एक प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में उन्होंने राजीव को स्टेज पे बुलाया, राजीव गांधी को, और उनको इंट्रोड्यूस किया लोगों को। ये कह के नहीं, जस्ट इंट्रोड्यूस किया। जो पॉलिटिकली कॉन्शियस थे उनको समझ में आ गया, समझ में आ गया। राजीव गांधी के ऊपर बात कर लेते हैं। जब वो इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उस दिन वो बंगाल में थे चुनाव, और प्रणब मुखर्जी उनके साथ थे। तो उस समय जब
6-7 बजे, 6:45 या जब भी 7 बजे के आसपास उनको बनाया गया प्राइम मिनिस्टर, उससे पहले कहीं ना कहीं अरुण नेहरू जो थे वो मतलब ये कहानी नहीं पता है लोगों को कि वो उनको बहुत जल्दी थी उनमें कि इसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है। तो ऐसा क्या था, क्या उनको शक था कि कोई और बन सकता है, या क्या मतलब पॉलिटिक्स चल रही थी? देखिए, उनको तो शक था कि प्रणब मुखर्जी कोशिश करेंगे। अच्छा। और इतने अनुभवी हैं कि एक बार बन गए इंटरिम भी तो हटेंगे नहीं। ये वही उसी टाइप का शक था जो कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी को जगजीवन राम के लिए था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो भी इतने अनुभवी थे। और ये जो कहानी है ना प्रणब मुखर्जी की, ये अभी तक पूरी खुल के सामने नहीं आई है। प्रणब मुखर्जी कहते हैं, उन्होंने जो लिखा अपने मेमोआर्स में, कि उस दिन जब प्लेन में मैं राजीव को ले गया पिछली तरफ प्लेन की, और मैंने कहा आप बनो, तो राजीव ने मुझे कहा कि नहीं मैं कर पाऊंगा क्या, तो उन्होंने कहा सब लोग आपका साथ देंगे, आप बनो। तो राजीव से कुछ साल बाद ये पूछा गया, तो उन्होंने कहा था कि भाई ऐसा कुछ कॉन्वर्सेशन हुआ था, तो उन्होंने कहा था मेरे से प्रणब मुखर्जी की कोई बात नहीं हुई थी, औरों से हुई हो तो मुझे पता नहीं। तो प्रणब मुखर्जी, कुछ लोग कहते हैं ने कहा था कि भाई ऐसी सिचुएशन में नंबर 2 टेक ओवर इमीडिएटली करता है जब तक पूरी चीज़ें सिस्टमेटाइज नहीं हो जाती हैं। तो और प्रणब मुखर्जी ने बंगाली जर्नलिस्ट को ये भी कहा था कि ये चीज़ मेरे बारे में फैलाई नरसिम्हा राव ने लीडरशिप के दिमाग में शक पैदा करने के लिए। पर अरुण नेहरू जानते थे कि अगर प्रणब मुखर्जी बन गए, सीनियर मोस्ट वो थे, पार्लियामेंट्री बोर्ड था नहीं, पार्लियामेंट्री पार्टी मिल नहीं सकती थी इतनी जल्दी, तो वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में सुबह से ही लगे हुए थे। जो नेता आए चीफ मिनिस्टर्स, उनसे बात करने के राजीव को बनाया जाए, और वो आए राजीव को रिसीव करने के लिए जब राजीव बंगाल से वापस आए, और सीधा वो उनको लेके गए एम्स में 8वें फ्लोर पे जहाँ इंदिरा जी की बॉडी थी। वो तो ये भी चाहते थे कि आर वेंकट रमन जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो स्वेर इन कर दें राजीव को तुरंत, और जैल सिंह जो उस समय बाहर थे, प्रेसिडेंट थे, वो आने वाले थे वापस, पर उनका इंतज़ार नहीं किया जाए। उनको शक था कि कहीं जैल सिंह कहें कि ये नहीं कर सकते हम, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और अरुण नेहरू ने सारा जो प्लान किया उसके बाद भी कैसे इलेक्शन जीता जाए, इलेक्शन अर्ली हो, राजीव को कन्विंस करना, इस सब में। और अरुण नेहरू जानते थे कि उनका कज़न राजीव इतना शायद पॉलिटिकली शातिर नहीं है और प्लायंट होगा। खैर राजीव उतना प्लायंट नहीं हुए, शुरू में थे। और अरुण नेहरू ये भी कहते, ये तो मुझे कहा था अरुण नेहरू ने, कि आई वॉज 50% ऑफ राजीव्स प्रॉब्लम्स। ये 80s में ही कहा था जब आप उनसे मिले थे। आई वॉज 50% ऑफ राजीव। फॉल आउट हुआ, वीपी सिंह के साथ ज्वाइन किया, और वही विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 2.5 साल में एक नेशनल ऑल्टरनेटिव खड़ा कर दिया कांग्रेस के खिलाफ, और राजीव को हटा के अपने आप प्रधानमंत्री बन गए। और करप्शन के इशू पे राजीव आए थे मिस्टर क्लीन बन के, वही विश्वनाथ प्रताप सिंह मिस्टर क्लीन बन के 2.5 साल में। आज ऑपोजिशन कोशिश कर रही है ऑल्टरनेटिव खड़ा करने की 10 साल से लेकिन राजीव की जो आपने कहा ना, जिस तरीके से उन्होंने प्रणब मुखर्जी की जो बात हुई है उसको जिस तरीके से प्रेजेंट किया, वो काइंड ऑफ मतलब एक बार आडवाणी के लिए अरुण शौरी ने बोला था कि मतलब वो उनके ऊपर जो वो उनका ओपिनियन है ना, इट डिपेंड्स ऑन हु वाज द लास्ट पर्सन ही मेट विद, कि मतलब वो लास्ट में किससे बात किया है उसके ऊपर है, जो भी उनसे मिलेगा उससे इन्फ्लुएंस हो जाते थे। तो यही बात आपने इस पुस्तक में राजीव गांधी के लिए किसी ने तो कोट किया है कि वो उस टाइप के पॉलिटिकली नाइव, वेल मीनिंग, फ्यूचर लुकिंग, वांटेड टू डू न्यू थिंग्स फॉर इंडिया। 40 की उम्र पे प्रधानमंत्री बन के आए, सल्यूशंस लाना चाहते थे। अरुण नेहरू तो बोलते थे ना, आप पंजाब अकॉर्ड कर रहे हो, असम अकॉर्ड कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, तो आपकी माँ नहीं कर पाई, आप क्या समझते हो आप कर लोगे? पर वो करना चाहते थे, उनको लगता था मेरा मैंडेट है ये। लेकिन पॉलिटिकली नाइव और जाति
और धर्म का कितना होल्ड है इंडियन साइकी पे, वो नहीं समझते थे। वेस्टर्न एजुकेटेड, वेस्ट ओरिएंटेशन वो था। जो ग्राउंड लेवल इंडिया है ना, उसको शायद उस तरह से नहीं समझ पाए राजीव। हालांकि लोग बोलते रहे दूसरी बार पावर में आते तो बहुत अलग राजीव दिखते, खैर वो तो हुआ नहीं। उस टाइम तक जो मतलब एक तो अरुण नेहरू का और वो क्या उनका इन्फ्लुएंस ऐसा था, या सारे के सारे जो उन्होंने अपने आप को घेर रखा था ऐसे लोगों से, क्योंकि जो बोला जाता है दून वाले जो सारे थे उनके, वो सारे ही क्लूलेस थे इस बारे में। हाँ, वो उनके आसपास के लोग वो सही है। अरुण नेहरू भी कितना जानते थे कह नहीं सकते, पर अरुण नेहरू ने राजीव को बोला था जब ये बवाल हुआ शाहबानू का, वो चीज़ मैंने देखी है कैसे शाहबानू का जजमेंट आया कि मेंटेनेंस दिया जाए शाहबानू को, जिसके 5 बच्चे हैं, हस्बैंड ने बाहर कर दिया है, और कोर्ट ने रूल किया तो मुस्लिम कम्युनिटी एजिटेट होकर सड़कों पे आ गई, कहा हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ में इंटरफेरेंस है। तो राजीव एक कानून बना के लाए, मुस्लिम वुमेन बिल, जिसको निगेट किया शाहबानू के जजमेंट को। तो उन्होंने सोचा कि शांत हो जाएगी कम्युनिटी, तो हिंदू बहुत नाराज हो गया, और अपीजमेंट ऑफ मुस्लिम जो आज हम सुनते हैं, वो शब्द जो है, वो एडवर्टाइजमेंट उस टाइम पे सबसे ज्यादा करेंसी उस समय हुई, उसकी शुरुआत रियली स्पीकिंग उस समय हुई। कम्पिटिटिव अपीजमेंट चालू हो गया ना, फिर उन्होंने ये मुस्लिम्स का कर दिया, अब हिंदू का करो। अरुण नेहरू ने उनको एडवाइस दी कि आप ताला खुलवा दो बाबरी मस्जिद जन्मभूमि का जो है, जो 1949 में जो हुआ था ना, राम लल्ला की मूर्ति बहुत क्वाइटली सैंक्टम सैंक्टोरम में रखी गई थी दिसंबर 1949। उसके बाद ताला लगा दिया था, बाहर से हिंदू आके प्रार्थना करते थे पर ताला था, तो इन्होंने कहा ताला खुलवा दो, हिंदू भी खुश हो जाएगा। तो कोर्ट के थ्रू ये भी एक इंटरेस्टिंग है कि कैसे जो बोला जाता है इंडिपेंडेंस जुडिशियरी का और ये सब, कैसे कोर्ट को अच्छे से कन्विंस करके और उनका जजमेंट अपने हिसाब से उनको उसको बिल्कुल खारिज करता रहा। इस साल तुरंत उसने कोर्ट ने मान लिया, और एसपी और डीएम दोनों वहाँ आए हुए थे तैयार कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। खैर वो अलग कहानी है, वो भी है किताब में। लेकिन ना हिंदू खुश हुआ ना मुस्लिम खुश हुआ, और राजीव की मेजॉरिटी 414 से गिर के 197 पे आ गई। उसमें बॉफर्स का भी हाथ था बहुत बड़ा। 87 में जब ये नाराज होके निकले, उसके तुरंत बाद बॉफर्स का मसला आया, और हंसराज भारद्वाज जो कि कनेक्टेड थे फैमिली के साथ भी, गांधी फैमिली और सिस्टम के अंदर लीगल लोगों से, उन्होंने मुझे ये कहा था कि अरुण नेहरू ने स्वीडिश रेडियो को बॉफर्स के बारे में लीक किया था, ये हमें पता था। Those were his words. तो अरुण नेहरू मतलब एक उनका भी एम्बिशन था कि कहीं ना कहीं मैं भी बन सकता हूँ प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल था। और वो मैंने एक बार पूछा था उनसे, तो he said what's wrong with having ambition? Let the best person be there. क्यों नहीं करना ambition? तो वो उनमें से नहीं थे कि भाई मैं ना बताऊं, अपना नाम आगे ना करूं सबसे पहले। पर एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग जो अरुण नेहरू ने उन दिनों जब वो आर्ग्यू कर रहे थे ना कि ताला खुलवाओ, कहा था ना राजीव को कि तुमको लगता तुम ऐसे ही प्रधानमंत्री बन गए? 5000 सिख मरे तब तुम बने। हिंदू कंसोलिडेशन जो हुआ इंदिरा जी के मरने के बाद, उसकी वजह से अगर तुम्हें वापस पावर में आना है तो तुम्हें 3 चीज़ें करनी होंगी। मंदिर बनाना होगा अयोध्या में, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना होगा, और 370 का जो प्रोविजन है उसको हटाना होगा। ये अरुण नेहरू जो कोर एजेंडा जो मोदी जी ने किया है अभी, जो मोदी जी ने किया, बीजेपी का कोर एजेंडा बना, आरएसएस का कोर एजेंडा, उसकी वकालत की थी। पर मुझे कई बार लगता है कि आपने जो बोला ना कि जो इन्फ्लुएंस कर रहे थे लोग राजीव गांधी को, सोनिया गांधी ने, मैं मानती हूँ, 3 प्रधानमंत्रियों को इन्फ्लुएंस किया है। ये भी कहानी सामने नहीं आई है, पूरी छुटपुट करके।
हाँ, तीनों का मतलब राजीव, नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह। और ऐसा नहीं कि छोटे में। तो अरुण नेहरू को निकालने में एक ये भी बात आई है आपने पुस्तक में बहुत अच्छे तरीके से कि कैसे अरुण नेहरू की सोनिया गांधी से कैसे शुरुआत हुई। जब पोप आने वाले थे दिल्ली में तो उन्होंने सोनिया को नहीं जाने दिया एयरपोर्ट पे। हाँ, उन्होंने कहा था कि उन्होंने मुझे बताया था कि और लोगों ने बताया था मुझे कि ये कैसा इसका इम्प्रेशन जाएगा। पोप के सामने आप नील डाउन करोगे, यू विल किस हिज रिंग विच इज थिंग ऑफ रिस्पेक्ट। और सोनिया कैथोलिक थी तो इसका इम्प्रेशन क्या जाएगा प्रधानमंत्री की वाइफ अगर ये करें एयरपोर्ट पे। तो ये सोनिया गांधी नहीं गई थी, वो राष्ट्रपति भवन में बाद में मिली थी। तो ये भी अरुण नेहरू ने कहा था कि सोनिया वाज द रीजन फॉर माय फॉल आउट ब्रेकअप विद राजीव। और ये सिर्फ ये नहीं, 82 में जब अकालियों के, और सोनिया कहती थी कि वो अरुण नेहरू जब मिनिस्टर थे फॉर इंटरनल सिक्योरिटी उन पे सर्वेलेंस रख रहे थे। सोनिया का ये मानना था, जो अरुण नेहरू डिनाई नहीं करते थे। वो तो कहते थे कि भाई अगर मैं मेरा काम है ये करना, इंचार्ज हूँ प्रोटेक्शन का तो करना तो पड़ेगा ही। तो ये अरुण नेहरू को हटाने के पीछे, लेकिन अरुण नेहरू का बहुत बड़ा रोल था कहीं ना कहीं कि जो भी सारी प्रॉब्लम्स थी ना, चाहे आप कश्मीर की प्रॉब्लम ले लो, वहाँ पे फारूक अब्दुल्ला की सरकार को हटाना, चाहे आप अकालियों के साथ जो डील कर रही थी इंदिरा गांधी ने 82 में, वो कहीं ना कहीं ये सारे जो, और उसका कारण भी बने, फिर इंदिरा गांधी की हत्या का कारण भी बना वो। बिल्कुल। क्या उनमें थोड़ी सा भी रिमोर्स था कि शायद अगर हम कर लेते तो वो बच जाती? एक हिंदुआइज्ड इंदिरा को अरुण नेहरू ने देखा था और उनका अपना भी मानना था। तो ये जो अकालियों के साथ नहीं होना कि हरियाणा इलेक्शन में हम जीत जाएंगे, हिंदू कंसोलिडेशन होगा अगर अकालियों को हम मतलब ज़्यादा घास नहीं डालेंगे। तो होते होते रात के 11 बजे डील नहीं हो पाया, टूट गया। और इंदिरा जी उनकी बात मानी। और ये कहते हैं कि अरुण नेहरू राजीव को आगे रखते थे। फिर 2-3 ये लोग थे उसमें आगे रखते थे। अरुण सिंह अगर बात करना शुरू करें कि क्या हुआ तो वो भी बहुत हिस्टोरिकल कहानी होगी। पर अभी उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला है कि क्या हुआ इन दिनों, क्या पीछे बिहाइंड द सीन्स हुआ। और हो सकता है कि जैसे 84 में जो हुआ गोल्डन टेम्पल में जो आर्मी अंदर गई, तो वो भी शायद कहीं ना कहीं वो सारी जो कोटरी थी वो इन्फ्लुएंस कर रही थी कि अगर कोई और ग्रुप ऑफ एडवाइजर्स होता जो बाद में ये चैलेंज आया इनके साथ भी, राजीव के सामने भी आया ये, लेकिन उन्होंने आर्मी नहीं भेजी गोल्डन और टेम्पल। ये कहते हैं अरुण नेहरू ओपनली कहते थे ये कि इंदिरा जी डिथर कर रही थी, कमज़ोर पड़ रही थी, उनको डर लग रहा था कि आर्मी कैसे भेजें हम। एक रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप के अंदर आर्मी नहीं भेजना चाहती थी, बहुत रिलक्टेंट थी वो। तो 6 महीने से पहले ही ये लोग प्रेशर डाल रहे थे कि टाइम आ गया है। जब सिचुएशन कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल गई तब इंदिरा जी ने आर्मी भेजी। और उसके बाद सतपाल मलिक के कहते हैं, जो अभी गवर्नर रह चुके हैं, उनको मैंने कोट किया है, वो कहते थे कि उनको बताया गया था ये कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद 1 महीने तक इंदिरा जी ने अपने घर में महामृत्युंजय का पाठ रखा था। उनको एक सेंस था, एक आभास था कि मतलब उनके दिन कम है, अब कहीं ना कहीं उन पे अटैक होगा इस चीज़ के बाद। और जब कश्मीर गई, उनकी डेथ असैसिनेशन के पहले 2-3-4 दिन पहले, और फतेहदार ने ये कहा है कि कैसे उनको आइडिया था कि शायद कुछ मतलब लास्ट डेज हैं, उनको ये आभास हो गया था। और उन दिनों उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कही थी कि मेरा सक्सेसर प्रियंका होगी। प्रियंका? फतेहदार जी को बोला मेरा और जब प्रियंका आएगी
तो लोग मुझे भूल जाएंगे। इसमें इस 80s के पीरियड में एक और बात थी, और अरुण नेहरू की जो बात की हमने, उसमें इंदिरा को उनको पता था कि ये बहुत चालाक आदमी है और इसको थोड़ा सा अलग रखना चाहिए, वो फुली ट्रस्ट नहीं करती थी। तो इस पीरियड में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई, आरएसएस और राजीव गांधी के बीच में जो मीटिंग्स होनी शुरू हुई, वो लोगों को बताइए, क्योंकि 89 में या 90 में जब एक सॉल्यूशन निकलने वाला था, अयोध्या की थोड़ी बात कर लेते हैं क्योंकि इतना चल रहा है, अभी राम मंदिर बनने वाला है, तो ये जब 89 या 90 में शायद चंद्रशेखर कर रहे थे या वीपी सिंह, चंद्रशेखर थे, ऑलमोस्ट वो कह रहे थे कि चंद्रशेखर, तो उनको लगा कि ये भाई बन सकता है, इनका सॉल्यूशन निकल सकता है राम मंदिर इशू का। तो उन्होंने एक तो अपनी सरकार जो थी उनका उसे हाथ खींच लिया, वो सपोर्ट कर रहे थे सरकार को बाहर से, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपने लिखा है कि आरएसएस को भी उन्होंने बोला कि आप इसको सक्सेसफुल मत होने दो, इस सॉल्यूशन को। तो वो सॉल्यूशन क्या थे जो इन सब हुए, और आरएसएस और राजीव गांधी का क्या रिलेशनशिप था? देखिए वो सॉल्यूशन क्या थे, जहाँ तक मुझे पता लगा है किताब लिखने के बाद। अच्छा, इसमें नहीं है वो, इसमें नहीं है कि एग्जैक्टली सॉल्यूशन क्या, इशारा है कि इशारा है, हाँ। वो था जो कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में आया बाद में, कि एक एक्सेप्शन अयोध्या होगा, बाकी काशी मथुरा को टच नहीं किया जाएगा। वो मोटा मोटा सॉल्यूशन था। और मुझे जो बताया गया कि अगर चंद्रशेखर 2 महीना भी और रह जाते तो ये हल निकाल के ले जाते, और वो जुडिशरी के थ्रू, वो तो मैंने कोट किया है, जुडिशरी मैंडेटरी कर देगी, और चीफ जस्टिस ने कहा हम कर देंगे, उन्होंने कहा हम करेंगे, अगर रेकमेंडेटरी नहीं होगा मैंडेटरी होगा, तो चंद्रशेखर ने कहा डन। और चंद्र स्वामी जो कि तांत्रिक, पॉलिटिकल तांत्रिक फिक्सर, एक क्लास बाय हिमसेल्फ पॉलिटिशियंस ने यूज किया, चंद्रशेखर के भी करीब थे, नरसिम्हा राव के भी करीब थे, और बहुत लोगों, चौहान के करीब थे जो होम मिनिस्टर थे। तो उन्होंने कहा हम इसको थोड़ा ओपिनियन बनाते हैं, और वो चाह रहे थे क्रेडिट मैं ले लूं। उस सब में टाइम निकल गया, राजीव ने खींच लिया सपोर्ट, सरकार चली गई। राजीव को ये लगा, उनके लोगों ने ये बताया कि अगर चंद्रशेखर ने ये रिजॉल्व कर लिया तो देश में नेता ये हो जाएंगे, और कांग्रेस पार्टी के अंदर इनके इतने गहरे लिंक्स हैं कि हो सकता है कांग्रेस पार्टी भी इनको नेता मंजूर कर ले। तो ये तो खतरे की घंटी होगी। और बोल्ड प्राइम मिनिस्टर थे, जिस तरीके से उन्होंने इकोनॉमिक क्राइसिस को डील किया था, बोल्ड प्राइम मिनिस्टर थे। तो वो होते रह गया। और विश्वनाथ प्रताप सिंह के टाइम भी 2 गवर्नर्स लगे थे इसमें, उसमें चंद्रशेखर ने साबोटाज कराया था। तो क्रेडिट किसको मिलता है मंदिर बनाने का? उसके पीछे पड़े हुए थे सारे। उसके पीछे विश्व हिंदू परिषद अपना चाह रही थी, और लोग जैसे हमने देखा कई लोग चाह रहे थे। पीवी नरसिम्हा राव मंदिर वहीं बनाना चाहते थे, उन्होंने ट्रस्ट बनवाया, मेजर हिंदू सेक्स उस ट्रस्ट में थे, ट्रस्ट रजिस्टर हो गया 1995 में। फिर उनको लगा नहीं वापस पावर में आऊंगा तो मैं, उस समय मंदिर बैक बर्नर पे छोड़ा चला गया था। तो ये क्रेडिट सब लोग लेना चाहते थे, क्योंकि एक चीज़ हमें माननी पड़ेगी कि ना विश्वनाथ प्रताप सिंह ने ये कहा था मैं भाजपा से तो लड़ लेता, बट मैं राम से कैसे लड़ूं। ये पीवी ने कहा था, पीवी ने एग्जैक्टली सेम कहा था। अच्छा, दोनों ने कहा था ये बात। वीपी सिंह ने भी ये कहा था कि मैं राम से लड़ना बड़ा मुश्किल, एंड नरसिम्हा राव को तो मैंने कोट ही किया, मैंने वीपी सिंह को भी कोट ही किया कि उन्होंने कहा था कि राम से कैसे लड़ा जाए। और आज जो ऑपोजिशन की दुविधा है, राम को अप्रोप्रिएट कर लिया है भाजपा ने, और राम मंदिर का बनने का श्रेय आज मोदी को दिया जा रहा है। हालांकि शायद जो ऑफिशियल जो है वो अभी भी एक लाइन है, कहीं ना कहीं छोड़ दी है उन्होंने डाउट की
कि ये जो क्रेडिट है ये शायद सुप्रीम कोर्ट को मिले, लेकिन आम जनता आम क्रेडिट जनता कोर्ट ने कराया, बिल्कुल सही है, कोर्ट के थ्रू हुआ है, इसलिए सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, क्लोजर हुआ है। जस्टिस हुआ है कि नहीं वो अलग चीज है, कई लोग मानते हैं जस्टिस नहीं हुआ है, लेकिन अधिकतर हिंदू, पिछले हफ्ते में लखनऊ में थी, मुझे किसी ने कहा कि कुछ इंस्टीट्यूट ने सर्वे किया था लास्ट इलेक्शंस के बाद, नहीं कब राम का जब हुआ था 2019 सितंबर नवंबर में शायद, किस जिन लोगों ने भाजपा के खिलाफ भी वोट दिया उनका भी सर्वे किया था, उनमें भी 90% वो फॉर राम मंदिर। तो भाजपा के खिलाफ तो लड़ सकते हो, लेकिन राम के खिलाफ कैसे लड़ोगे? और आज भी कांग्रेस और ऑपोजिशन की दुविधा वो है, कैसे करोगे? और आज पॉलिटिक्स रीडिफाइन कर रही है हमारी रिपब्लिक को, की फाउंडेशंस को, लेकिन राम की जो एक राम रिप्रेजेंट्स द सोल ऑफ हिंदू इंडिया। आप आम लोगों से बात करिए ना, इसका मतलब ये नहीं कि वो मुसलमानों से लड़ना चाहते हैं। उनके मन में जब वो हिंदू आइडेंटिटी, मुझे जो एक शब्द आया ना, इस बार मैं गई बनारस, वो आरती देखी मैंने जो गंगा के किनारे होती है घाट पे। मैंने 5 साल पहले वहीं बैठी थी, उस समय जहाँ तक मुझे याद है 2000 लोग होंगे। आज जब मैं बैठी तो 70 से 80 हजार लोग, और रोज का यही है, अंधेरे में एज फार एज यू कुड सी, पूरे और बोट्स में बैठते हैं पूरे गंगा किनारे, मतलब हर जगह यू कुड सी। मुझे लगा कि इट इज हिंदू रिसर्जेंस, इज दिस व्हाट हिंदू रिसर्जेंस इज ऑल अबाउट? एंड इट इज़ नॉट एज इफ इट इज़ एंटी मुस्लिम। अगर आप लोगों से बात करो, वो ये नहीं कि मुसलमान को निकालो, उनको अपनी आइडेंटिटी का एहसास है आज। एंड इट हैज हैपेंड विदाउट एनी मास मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर 90s की बात करें तो उस समय मंदिर मूवमेंट आप कह सकते हो कि एक वो था, हालांकि ठीक है आपने दूरदर्शन पे रामायण महाभारत वो भी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था, लेकिन एक वो एनवायरनमेंट था। यहाँ तो 2014 में सिर्फ एक इलेक्शन हुआ और वो भी मोस्टली विकास के ऊपर हुआ। 2014 से 19 में कुछ भी नहीं हुआ, बर्नर पे गया ना, इशू बंद हो गया। 92 के बाद इशू नहीं बना है, पर मुझे लगता है इस इलेक्शन में इशू बनेगा। हाँ, बट नॉट इन अ सेंस कि वो मतलब हो सकता है मार्जिन्स बढ़ा दे, लेकिन सीट्स पता नहीं इतना बढ़ेगा या नहीं उसकी वजह से। मुझे लगता है जिस तरह से लोग वहाँ हैं ना और यंग पीपल आ रहे हैं, एक इशू मुझे लगता है पहली बार 92 के बाद बनेगा ये अयोध्या का। और भाजपा को उसका फायदा है, ऑपोजिशन को समझ नहीं आ रहा कैसे इससे काउंटर किया जाए। और पुराने तरीके, पुराने शब्दावली, पुराने सोच एक नई सिचुएशन में बहुत इंडियंस बहुत इमोशनल और रिलीजियस हैं, हिंदूज तो सारे इंडियंस मैं मानती हूँ। नहीं, इसमें जब हम राम मंदिर की बात करते हैं तो इसमें 2 बहुत इंटरेस्टिंग थे। एक तो शंकराचार्य और जो मुस्लिम पार्टीज के बीच में हो रहा था, वो एक ये था कि दोनों मंदिर और मस्जिद साइड बाय साइड वो होगा, एक वो था। एक बहुत इंटरेस्टिंग था कि जब पीवी नरसिम्हा राव थे, जब उनके सामने ये आया कि कैसे मस्जिद को बजाया जाए, तो एक सजेशन आया था कि अयोध्या को यूनियन टेरिटरी बना दो, वेटिकन टाइप। वो इनको सजेशन दिया था जबकि बहुत ही सिचुएशन खराब हो रही थी, कार सेवा के नज़दीक जा रहे थे, समझ नहीं आ रहा था, प्रेसिडेंट्स रूल नहीं लगाना चाहते थे, उनको लगता था कि ये तो पूरे देश में निकल जाएगी बीजेपी कि हम राम मंदिर के खिलाफ हैं। तो उन्होंने बुलाया था ये ऑफिसर को, पुलिस ऑफिसर जो हेल्प कर रहा था, CISF में थे, और उन्होंने आके कहा था एक तरीका है कि आप इसको वेटिकन का स्टेटस दे दो, यूनियन टेरिटरी बना दो, और ऑपोजिशन को बोलो कि बीजेपी नहीं तो गड़बड़ करती, उससे बचाने के लिए हमारा कंट्रोल है यूनियन टेरिटरी में, हम बचा पाएंगे। और बीजेपी को बोलो हमने इसको इतना बड़ा स्टेटस दे दिया वेटिकन का। लेकिन उन्होंने एक ऑर्डिनेंस भी मंगवाया ड्राफ्ट, पर किया नहीं, पीछे हट गए।
उनका सारा ऐसा ही था कि जो भी सजेशन आते थे वो एक्साइटेड हो जाते थे कि अरे ये तो बहुत अच्छा, अच्छा इसको कैसे करें, करवाओ कुछ, लेकिन फिर वो करते नहीं थे उसको। क्योंकि कई लोग मानते हैं वो मंदिर अपने आप बनाना चाहते थे वहाँ, खुद बनाना चाहते थे। यहाँ पे भी फिर वो क्रेडिट वाला था। लेकिन फिर 95 तक मन बदल गया क्योंकि सिचुएशन बहुत है। उसके बाद तो उन्होंने चुनाव जीते ना, मंदिर मस्जिद ढहने के बाद सिचुएशन बदल गई। वो इस तरीके से ही रखना चाहते थे कि रिजर्व में रखो इसको, जैसे कांग्रेस भी राजीव के समय भी ये था कि यार रखो इसको कि बाद में यूज करेंगे। अरुण नेहरू का भी यही था कि इसको रखे रहो, लेट इट सिमर। इंदिरा गांधी का भी यही था मंडल को लेके, हाँ एग्जैक्टली, भाई इसको रिजर्व में रखते हैं, एन मौके पे करेंगे। वो तो हर पॉलिटिशियन हर पार्टी करती है वो तो इनका मतलब बनाने का शायद किसी का भी वो नहीं था, लेकिन सबको यूज करना चाहता था ये इसको। जैसे रिपब्लिक की फाउंडेशंस रीडिफाइन हो रही हैं, और कैसे रीडिफाइन किया जाए, ऑपोजिशन को बहुत क्लैरिटी चाहिए। सेक्युलरिज्म जो है एक तरीके से देखा गया है, वेस्टर्न प्रिज्म से देखा गया है, उसको कैसे डिफाइन किया जाए हमारे देश के लिए, ये इनको इस नैरेटिव पे अलग से आगे आने की ज़रूरत है। मतलब इंदिरा गांधी से ही सीख सकते हैं, जैसे जो एक कोशिश की थी राहुल गांधी ने कि टेम्पल हॉपिंग जो इन्होंने शुरू की थी, बट वो सीरियसली नहीं की जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने, शी टुक इट पर्सनली। इंदिरा गांधी ने ग्राउंड लेवल समझा था, और ना वो एंटी हिंदू थी ना एंटी मुस्लिम थी, और वो ये टाइट रोप बैलेंस रखा उन्होंने, वॉक जो कहते हैं टाइट रोप वॉक, वो मैनेज किया उन्होंने। आज की ऑपोजिशन वो मैनेज नहीं कर पा रही है, ना वो इम्प्रेशन दे पा रही है कि किस चीज़, सेक्युलरिज्म का क्या मतलब है। आज टेम्पल हॉपिंग नहीं है कि हिंदू को लगे आप हमारे खिलाफ नहीं है, हमारे साथ हैं, मुस्लिम को लगे हम भी इक्वल सिटीजन हैं। सही बात है। इसमें नरसिम्हा राव की जैसे बात की, उनका आप मानते हैं, आप सब एविडेंस आपके पास है, आपने जितना कॉन्वर्सेशन किया, आपने खुद देखा है वो फेस, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो बाबरी मस्जिद को ढहाने की बात हुई और वहाँ तक वो चाहते थे कि शायद ठीक है चली जाए, बाबरी मस्जिद ढह जाए, उसके बाद फिर मंदिर का भी ढांचा थोड़ा सा बना जिसमें रामलला के पूजा होनी शुरू हुई उसी के जस्ट 1-2 दिन बाद, लेकिन फिर उनको कहीं ना कहीं रिमोर्स होता है कि ये कहीं बहुत बड़ी चीज़ हो गई, गलत हो गया। और 2004 में जब सब कांग्रेस के लोग उनसे मिलने गए हॉस्पिटल में, तो वो फिर वही बात करते हैं कि कहीं ना कहीं वो 10 साल बाद भी उनको, उनके दिमाग में वही चल रहा है, सिर्फ बाबरी मस्जिद के ऊपर ही उन्होंने बोला। तो ये क्या था, मतलब क्या चाहते थे नरसिम्हा राव की ढह जाए मस्जिद, या सब कुछ होने दिया उन्होंने कि जो हो रहा है ठीक है? शुरू में उन्होंने बहुत कोशिश की, संतों से भी बात की, मुस्लिम लीडर्स से भी बात की, क्लेरिक्स से, और उनका था मानना था कि अगर डायलॉग से हो जाए तो बहुत अच्छा है, डायलॉग से नहीं तो हो सकता जुडिशियल वर्डिक्ट को दोनों साइड मान जाए तो चीज़ें काम हो जाएंगी, सलट जाएंगी। लेकिन विश्व हिंदू परिषद को लगा कि नरसिम्हा राव तो संतों के बीच में इतने एक्सेप्टेबल हो रहे हैं, वो तो बैठ के ज़मीन पे बैठ के श्लोक रिसाइट करते थे और फारसी में मुस्लिम्स के साथ करते थे, तो विश्व हिंदू परिषद को लगा ये खतरा है, तो उन्होंने कार सेवा अनाउंस कर दी। एक बार कार सेवा अनाउंस हो गई, फिर नरसिम्हा राव को लगा, और ये भी मैंने उनके ओएससी को कोट किया है, कि शायद मैं नहीं बचा पाऊंगा मस्जिद को। और उन्होंने 3 दिन बाद, डेमोलिशन के 3 दिन बाद, जब 4 पत्रकार उनसे मिलने गए, निखिल चक्रवर्ती ले गए थे उनको। निखिल चक्रवर्ती मेन स्ट्रीम के एडिटर थे और नरसिम्हा राव के दोस्त थे, बहुत सालों के घनिष्ठ दोस्त उनकी थे। पत्रिका में ही तो कांग्रेस के खिलाफ सुडोनियम में लिखते थे वो। हाँ, ड्यूरिंग इमरजेंसी में उसके खिलाफ, राजीव गांधी के खिलाफ भी लिखा था। राजीव गांधी के खिलाफ भी, जब राजीव को पता लग गया था और उनको बिल्कुल ठीक नहीं लगा था, इसीलिए एक कारण माना जाता है कि उन्होंने नरसिम्हा राव को रिटायर कर दिया था 91 की इलेक्शन में। फिर वो उनकी मृत्यु हो गई तो नरसिम्हा राव बन गए। खैर, नरसिम्हा राव ने इन 4 पत्रकारों को डेमोलिशन के बाद बोला था, वो आए थे तो निखिल चक्रवर्ती ने बोला था कि हमने सुना कि आप पूजा कर रहे थे जब मस्जिद ढाई जा रही थी, और ये तो दिल्ली में खबर थी कि सो रहे थे नरसिम्हा राव। तो इन्होंने कहा, दादा
आप समझते हैं मैं राजनीति नहीं जानता, मैं राजनीति में बड़ा हुआ हूँ, मैंने ऐसा होने दिया लेकिन वो कहीं ना कहीं उनका वो था कि कि he didn't want to be proven कि हिंदू प्लांट जो है मैं बीजेपी के हाथ से ले लूँ। हाँ, लेकिन वो एक रिटेलिएशन था, मतलब एक तरीके से एक ऐसे ही कमेंट मार दिया उन्होंने, क्योंकि जब रात में मीटिंग हुई, जब ये सब लोग आए, फोटेदार जी और लोग भी थे उसमें, 2-3 जो मुस्लिम एमपीज थे, उनके मिनिस्टर्स थे, वो आए तो उनको बोल रहे थे कि नहीं नहीं ये बहुत गलत हुआ और मैं बनवाऊंगा। हाँ वो तो बोला ही ना, उस दिन तो बोला ही, मुस्लिम ग्रुप भी गया उनके पास, उन्होंने बहुत कि नहीं नहीं ये बहुत गलत हुआ, ये मैं बिल्कुल बनवाऊंगा। तो शाहबुद्दीन ने कहा बिल्कुल आप बनाइए, बहुत रुआसा हो रहे थे, तो वो सब उन्होंने किया, बाद रियल में अनाउंस फीलिंग्स भी इनकी किया। कोई नहीं जानता, क्योंकि एक जगह कुछ बोल रहे हैं, दूसरी जगह कुछ बोल रहे हैं। नरसिम्हा राव कहते हैं ना, राइट हैंड डिडंट नो व्हाट द लेफ्ट हैंड वाज डूइंग। नरसिम्हा राव वाज द वन प्राइम मिनिस्टर हु डिड नॉट हैव अ कोटरी, who did not feel the need for a कोटरी, क्योंकि सारी कोटरी खुद के दिमाग उनके में ही थी। हाँ खुद के दिमाग, और जो चेस मूव्स होते हैं ना, यू ले योर चेस बोर्ड, फिर आप मूव करोगे। विश्वनाथ प्रताप सिंह भी वैसे थे, उनकी भी एक कोट, सब लोगों का इस्तेमाल करना, एडवाइजर्स होना, वो सब अपनी जगह है। लेकिन और ये भी बोला जाता है कि अयोध्या के मामले में तो ठीक है, वो मंदिर बनाना चाहते थे, और एक कारण ये बोला जाता है कि वो बीजेपी से ये मुद्दा छीनना चाहते थे, क्योंकि उनको दिख रहा था कि कैसे 2 सीट से 120 तक पहुंच गई है एक पार्टी, तो वो उनको दिख गया था कि कुछ तो इसमें है मामले में। लेकिन उसके अलावा भी बीजेपी एज अ पार्टी की जो अपील थी उसको वो न्यूट्रलाइज करना चाहते थे। तो जो बिल्कुल सही है, वो उनका 1990 गुजरात वाला जो एपिसोड हुआ, वो उसके थ्रू प्रूव करना चाहते थे कि ये कोई पार्टी विद डिफरेंस नहीं है, ये सिर्फ कांग्रेस जैसी मतलब वो उनका तो स्ट्रैटेजी थी कि साबित करना कि बिल्कुल कांग्रेस की तरह है, और इनको तो कांग्रेस की तरह है, हमको राजकाज चलाना आता है, इनको नहीं आता। हाँ, ये प्रूव करना चाह रहे थे। उनकी स्ट्रैटेजी वो थी बिल्कुल। गुजरात में जो आप कह रहे हैं, पूरा उन्होंने सेटअप किया कैसे। अच्छा, उनका पूरा हाथ था इसमें। हाँ 95 के एपिसोड में, जिसमें इंसिडेंटली मोदी भी इन्वॉल्व हैं उस सभी लोग 95 से 99 तक। वो बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड था। लेकिन एक जो वाजपेयी और जो पीवी नरसिम्हा राव की रिलेशनशिप है, वो ये एपिसोड भी बहुत लोगों को नहीं पता है कि दोनों कैसे एक दूसरे को हेल्प किया था। अब सबसे बड़ी जो बात आपने कही, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो हुआ वाजपेयी ने किया, वो सारा तैयार किया हुआ था पीवी नरसिम्हा राव का, लेकिन वो नहीं कर पाए, तो उन्होंने बोला, और ये तो खुद वाजपेयी जी ने एडमिट किया है 2004 में कि वो सब कुछ काम उन्होंने किया था, मैंने तो बस हामी बटन दबाया। लेकिन ये लोगों को नहीं पता होगा कि कल्याण सिंह 1995 में सीएम बन सकते थे, बनने के कगार पे थे, लेकिन वाजपेयी ने फोन करके बोला नरसिम्हा राव को कि इसको मत बनना। नहीं, ये लोग यूएनजीए में थे, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में। वाजपेयी को हर प्राइम में, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत कम लोगों को पता है कि वाजपेयी को कैंसर था मिड 80s में। वाजपेयी को कैंसर था। अच्छा। तो किडनी की प्रॉब्लम बोलते थे, जिसकी वजह से वो जाते थे, और उन्होंने ये कहा था, राजीव गांधी की डेथ के बाद उन्होंने एडमिट किया था कि राजीव ने मेरी ज़िंदगी बचाई। और राजीव को जब पता लगा तो उन्होंने इनको अमेरिका भेजा था ट्रीटमेंट के लिए, और ये स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस थी, जब तक ट्रीटमेंट ख़त्म नहीं होता ये वापस नहीं आएंगे। उसके बाद हर प्राइम मिनिस्टर इनको भेजता था। यूएनजीए जाते थे, उनको यूएनजीए तो बहुत पसंद भी था, जो हाई लेवल पॉलिटिक्स यूएन की, और वहाँ जाना, सफारी सूट में लोगों से मिलना, वो वाजपेयी को बहुत अच्छा। उन्होंने राजदीप सरदेसाई को एक बार पूछा था, बोला, मैसेज भेजा था जब वो अमेरिका जा रहे थे, द बेस्ट स्टेक कहाँ मिलता है। उनको सब पता था। तो वाजपेयी बहुत रंगीन जिंदा दिल शख्सियत थी। तो ये भी देखिए ना, अक्रॉस पार्टी रिलेशन देखिए कि कोई प्रधानमंत्री नहीं बोला कि वाजपेयी को पॉलिटिकली मिसयूज़ कर सकते थे इस इंफॉर्मेशन को, किसी ने नहीं बोला। मैंने 2 साल से भी कम पहले
यशवंत सिन्हा से जब मैं बात कर रही थी, मैंने पूछा था आपको पता था, फाइनेंस मिनिस्टर थे वाजपेयी के, आपको पता था कि वाजपेयी को कैंसर था? उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं पता। मुझे तो आज पता चला है, अभी पता चला है मुझे। तो ये जो रिश्ते हैं ना, अक्रॉस द बोर्ड रिश्ते, ये हमारी डेमोक्रेसी में एक अहमियत रखते हैं। वो और डेमोक्रेसी से शायद भिन्न है इस मायने में। लेकिन आप जो कह रहे हैं ना कि कल्याण सिंह का जिक्र जो कर रहे हैं, ये UNGA में थे, और ये भुवनेश चतुर्वेदी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे PMO में नरसिम्हा राव के, उन्होंने मुझे बताया था। ये वाजपेयी यहाँ बैठे थे, नरसिम्हा राव यहाँ थे, बीच में भुवनेश चतुर्वेदी थे। तो वाजपेयी ने कहा कि इनको, भुवनेश को, चतुर्वेदी को, कि ये कल्याण सिंह लखनऊ में चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, इनको नहीं बनना चाहिए। कल्याण सिंह अडवाणी के थे, यूपी वाजपेयी की कर्मभूमि थी, वहाँ उनका होल्ड कम हो, वो नहीं चाहते थे। तो इन्होंने कहा मैं बात करना चाहता, तो उन्होंने कहा आप अभी बात कर लो। तो उन्होंने ये कहा नरसिम्हा राव को। तो जब शाम को होटल में आए चतुर्वेदी और नरसिम्हा राव के पास थे, उन्होंने कहा इसके बारे में क्या करना है? तो उन्होंने कहा वोरा जी से बात कर लो। मोतीलाल वोरा गवर्नर थे यूपी के। तो चतुर्वेदी ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा वो तो यहीं बाहर बैठे हुए हैं और अपना स्टेक कर रहे हैं। तो चतुर्वेदी ने कहा ये नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने नहीं होने दिया, कल्याण सिंह को नहीं बनने दिया। ये कहीं ना कहीं वाजपेयी के बहुत ही, मतलब उनकी जो खराब जो एपिसोड्स हैं उनमें से गिना जाएगा ये। और उन्होंने भी हेल्प किया ना, वाजपेयी ने भी, जब नरसिम्हा राव के खिलाफ नहीं, केस मैं ये हुए। इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि जो पार्टी का जो बोला जाता है कि पार्टी फर्स्ट, सेल्फ सेकंड या थर्ड, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। लेकिन यहाँ पे देखिए आप, वाजपेयी ने क्या किया। ये रियलिटीज हैं पॉलिटिक्स की। और उसके बाद फिर पेबैक जो किया, जो करप्शन केस थे। हाँ, करप्शन केस में उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए, आगे अपील नहीं होनी चाहिए। और ब्रजेश, वो भी भुवनेश चतुर्वेदी लेके गए थे, और लोगों ने भी बोला था वाजपेयी को कि नरसिम्हा राव के खिलाफ। तो उन्होंने ब्रजेश मिश्रा को कहा इसको नहीं होना चाहिए। कमाल देखिए कि जब पहली बार जब सेलेक्ट करना था तो सब लोग PN हक्सर को लेके आए थे ये लोग, जब राजीव गांधी की हत्या हो गई कि किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए। उसमें शंकर दयाल शर्मा को ये लोग, सबसे पहला उनका ये था कि शंकर दयाल शर्मा को बना दो, तो उन्होंने मना कर दिया, इसलिए फिर इनका आया। हाँ, सोनिया गांधी ने मना कर दिया और फिर कहा कि हक्सर से बात करें, उनको एडवाइस किया। हक्सर ने कहा शंकर दयाल शर्मा बहुत अच्छे रहेंगे, अनुभवी हैं। तो गए, ये नटवर सिंह भी थे उसमें, अरुणा आसफ अली थी, और उन्होंने कहा नहीं, हाथ जोड़ के मैं क्षमा मांगता हूँ, मेरी हेल्थ नहीं है। वो चाहते थे प्रेसिडेंट बनना। अच्छा। तो उन्होंने मना कर दिया। तो फिर आके इन्होंने कहा लेकिन उस नरसिम्हा राव से बात की जाए। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि 84 में प्रणब मुखर्जी वाज इन कंटेंशन, लेकिन 1991 में नहीं थे। बीच में छोड़ के भी गए थे ना। प्रणब मुखर्जी को गांधी परिवार ट्रस्ट नहीं करता था। ये एक्चुअल रियलिटी है। बट ऐसा कुछ, there are two prime ministers India did not have. अरे there are many. जगजीवन राम and JP are the two already. JP तो नहीं मानते, but maybe I would say 3 prime ministers India would have liked to have had and seen. जगजीवन राम, प्रणब मुखर्जी and लाल कृष्ण आडवाणी। वो कगार पे थे, पर चाहते थे, अनुभवी थे। और even चरण सिंह with the full term could have done some things. चरण सिंह ऑफ कोर्स बन तो गए, किसी ने के हाथ पैर मार के बन गए। 10-15 दिन कितने पर इंदिरा 10, हाँ बिल्कुल, वो मेजॉरिटी भी नहीं पाए, and throw. वो भी नहीं प्रूव कर पाए। Only prime minister actually to not do प्राइम it. मिनिस्टर। अच्छा, इसमें हमने इतनी सारी बातें कर ली, बहुत आपको निकलना भी है, तो मैं एक आखिरी में पूछ लेता हूँ एक क्वेश्चन। आप VP सिंह से मिले और उन्होंने, इतना इम्पैक्ट है उनका आज भी, मंडल वाली जो पॉलिटिक्स है, आज फिर कास्ट सेंसस की बात हो गई। जब मैं ये पढ़ रहा था
जिस तरीके से मंडल इम्प्लीमेंट हुआ, इट वाज वेटिंग टू हैपन, कि किसी को तो करना ही था, वो नहीं करते तो 5 साल 10 साल बाद कोई और करता। इट वाज इनएविटेबल, जिस तरीके से जो पॉलिटिक्स है मूव कर रही थी, जिस तरीके के जो लोग आ रहे भरना था ओबीसीज का, हाँ, OBC 67 की गवर्नमेंट्स में, 77 की मुरारजी की गवर्नमेंट में, वो भी प्रेशर अंडर करके उन्होंने मंडल कमीशन सेटअप किया था ना, क्योंकि प्रेशर था ओबीसीज का। फिर इंदिरा गांधी आई तो बैक बर्नर पे रख दिया। वीपी सिंह की सरकार में भी प्रेशर, मीटिंग्स होती थी तो उनको बोलते थे, हालांकि शुरू में वो मंडल के फेवर में नहीं थे, लेकिन एक जैसे कहते हैं ना जीनी आउट ऑफ द बॉटल, और कोई भी सरकार उसको वापस नहीं डाल सकी, बिकॉज इनएविटेबल था। डू यू थिंक ही रिग्रेटेड इट, कि उनको थोड़ा दुख था कि यार ये मैंने गलत कर दिया 10 साल बाद? नहीं, आई डोंट नो वेदर ही रिग्रेटेड इट, बिकॉज ही थॉट के अगर वो करना भी चाहते तो असंभव था। अगर इसको मान लीजिए फॉर अ मिनट उनको लगा कि ज़्यादा हो गया, बहुत मतलब 200 इमोलेशंस, उन्होंने कहा मैंने ऑपोजिशन गांव लेवल तक एक्सपेक्ट किया था अपर कास्ट से, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इमोलेशंस ऑफ यंग पीपल। बट अगर उसको अनडू करते, ये भी उनको पता था, तो कंट्री में सिविल वॉर हो जाता। ओबीसी और लोअर तबका फिर ऐसे निकल के आता, तो जीनी आउट ऑफ द बॉटल यू कांट, ये होना ही था, आज नहीं तो कल होना ही था। एक डेमोक्रेसी में जहाँ 52%, 31 सेंसस में ओबीसी है, तो वो अपना हक मांगेगा, दलित अपना हक मांगेगा, आदिवासी अपना हक मांगेगा, सब अपना हक मांगेंगे ना, कि मेरे वोट से आप यहाँ आ रहे हो तो मुझे मिलना चाहिए। और वीपी सिंह बोलते थे कि सहूलियत नहीं, सत्ता की सहूलियत नहीं, सत्ता में शिरकत, वो अलग चीज़ है। जो आपने बात की कि किस तरीके से वाजपेयी की कैंसर का जो कहानी है वो निकल के नहीं आई, क्या आपको लगता है कि उस तरीके के पर्सनल रिलेशंस और स्टोरीज जो हैं, आज भी बहुत सारे सीक्रेट्स होंगे, इंक्लूडिंग ऑफ पीपल इन गांधी फैमिली, राहुल एज वेल एज प्रियंका एज वेल एज सोनिया, कि वो भी शायद आज के समय भी आपको लगता है कि वो रिलेशंस शायद उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन इतने तो हैं कि वो पर्सनल ना हो इस तरीके से? हाँ, पर आज क्या है, वो हैं अक्रॉस द बोर्ड रिलेशंस हैं, पर आज गवर्नमेंट और ऑपोजिशन के बीच में जो कटुता आ गई है ना, कि आप फ़ोन उठा के फ़ोन बात करके भाई ये ज़्यादा हो गया। जैसे मैंने देखा है इसको प्रमोद महाजन को, जब पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर से पार्लियामेंट में इतना हला हुआ, पूरा सेशन वॉश आउट हो गया, सुनते देखा है, सुना है मैंने। अच्छा भाई बैठो ना, अब हो गया बहुत, आपने कर लिया, मैसेज भेज दिया, अब क्या चाहिए, बैठ के बताओ। वो नहीं है आज, वो संभव नहीं, ना ट्रस्ट है, ना एक बहुत बिटरनेस है, कटुता आ गई है। वो उसका कारण क्या ये है कि जो अभी पावर में हैं वो दे आर नॉट पार्ट ऑफ द दिल्ली पॉलिटिक्स। जैसे वाजपेयी थे, वो 50 साल से वहां पे थे, लेकिन मोदी हैं वो 10 साल से, और उनके साथ जो एज अ चीफ मिनिस्टर जो कांग्रेस के सरकार में हुआ, वो भी एक मुझे कारण लगता है एक कारण कांग्रेस के नेतृत्व और बीजेपी के नेतृत्व के बीच में शायद वो कटुता है जो पुराने नेताओं के बीच में नहीं थी। जैसे कि वाजपेयी और नरसिम्हा राव के बीच में तो दोस्ती ही थी। हाँ बिल्कुल, चंद्रशेखर ऑल्सो, लोग अटैक करते थे इसको, भाजपा वाले भी अटैक करते थे कि क्या कर रहे हो आप। और शायद उस टाइम पे ही सबसे ज्यादा चला होगा कि रॉन्ग मैन इन द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी, राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। बिल्कुल। मैम आखिरी क्वेश्चन, अब आप जितना जल्दी उसको खत्म करेंगे उतना कर देंगे, क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ और ये हमारे उधर बहुत प्रोपेगेंडा पीआर जो भी चलता है कि देवीलाल ने सेक्रीफाइस कर दिया प्राइम मिनिस्टर बनने का, वो चाहते तो बन सकते थे, जो कि कहीं ना कहीं टेक्निकली सच है। वो उसमें अगर अपना जो उनका नॉमिनेशन हुआ था, वीपी सिंह ने बोला था कि आप बन जाओ, और चंद्रशेखर ने भी बोल दिया था कि हाँ ठीक है, लेकिन वो फिर बाद में उन्होंने बोला कि नहीं नहीं वीपी सिंह। तो असली कारण क्या था? क्या ये उदारता थी दिल की, या फिर कुछ और रियल पॉलिटिक्स थी? क्योंकि उन्होंने बोला था कि अरे हम बन जाएंगे तो जूते मारेंगे लोग। देखिए शुरू में तो उनको लगा कि वीपी सिंह का चल रहा है, इसका बहुत इम्पैक्ट हो रहा है, तभी वो वीपी के पास आए, मिलने के लिए तैयार हुए, और उनको फिर प्रोजेक्ट करते रहे, पार्टियों को इकट्ठा किया, उसमें देवीलाल का बहुत बड़ा हाथ था।
और वीपी प्रधानमंत्री आगे बनेंगे तो देवीलाल करते थे। और जब इलेक्शन हुआ तो कहीं ना कहीं उनका मन बदल गया और वो उनको चढ़ाने में चंद्रशेखर का बहुत बड़ा हाथ था। चंद्रशेखर नहीं चाहते थे वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। चंद्रशेखर को भी बहुत जल्दी पता लग गया कि उनके पीछे एमपीज नहीं होंगे, देवीलाल के पीछे एमपीज हो सकते हैं। पर बहुत जल्दी, और वीपी सिंह का क्या था, वो यूनानिमस इलेक्शन चाहते थे, वो कॉन्टेस्ट नहीं चाहते थे। कॉन्टेस्ट होता तो जीत जाते, वो तो क्लियर था। लेकिन देवीलाल ने फिर ये जो सारा हुआ ना, देवीलाल को लग गया कि नंबर वीपी सिंह के साथ है, उनके भी लोग चाह रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि बार्गेन किया जाए होम मिनिस्ट्री के लिए और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के लिए। वहाँ अरुण नेहरू अड़ गए, जो वीपी सिंह के बिहाफ पे सारा नेगोशिएट कर रहे थे। उन्होंने कहा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हाँ, एग्रीकल्चर हाँ, होम मिनिस्टर नहीं। तो फिर अंत में यही फॉर्मूला हुआ और एक ये नौटंकी की गई, जिसकी वजह से आगे जाके वीपी सिंह को बहुत प्रॉब्लम्स हुई। और नौटंकी क्या थी, वो अरुण नेहरू और बीजू पटनायक के बीच में तय हुआ था कि पहले देवीलाल, उनका इज्जत बचाने के लिए उनका नाम सामने आएगा, और देवीलाल जिनको हरियाणा का ताऊ बोलते थे, वो कहेंगे मैं ताऊ ही रहना चाहता हूँ और मैं वीपी सिंह का नाम प्रपोज करता हूँ। तो ये उससे पर उन्होंने चंद्रशेखर को इसके बारे में नहीं बताया। और मुझे याद है चंद्रशेखर सेंट्रल हॉल के कोने में बैठ के चेहरा तमतमा रहा था इतना, क्योंकि उनको लगा मुझे बिट्रे किया गया है, और बिट्रे किया गया था। और वो भूले नहीं, पूरा वीपी सिंह के टेन्योर उनके बिहाइंड द सीन्स पीछे पड़े रहे। और ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाना बहुत भारी पड़ा वीपी सिंह को, और इसीलिए फिर पीवी नरसिम्हा राव ने सीख लिए और पवार को, जो उनके कंटेंडर थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया। तो ऐसी बहुत सारी हमने तो मतलब, मैं चाहता था कि और डिस्कस करें लेकिन समय नहीं है। आप जरूर पढ़ें, ये देखिए कितने सारे, हमने तो कुछ भी डिस्कस नहीं किया है। बहुत बड़े बड़े डिसीजंस जो प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी और जो न्यूक्लियर डील है डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय, वो किस तरीके से वो हमने डिस्कस ही नहीं किया है जी। बट हर चीज़ डिस्कस नहीं हो सकती। आप पुस्तक खरीदिए, पढ़िए। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना समय देने के लिए, इतने अच्छे से बात करने के लिए। आपने मुझे बुलाया बातचीत के लिए, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।